क्या पेंशन बढ़ेगी? यौमिया उजरत में कितना इजाफा होगा? किस सेक्टर के लिए कितना पैसा रखा जाएगा? किन चीजों पर टैक्स छूट दी जाएगी? वफाकी बजट में आज सब पता चल जाएगा। और दिल का आरिजा हो या ज़ियाबीतस, सुहांजना रखे सेहतमंद और तवाना। दुनिया भर में मशहूर करिश्माती दरख्त की अफादियत पर होगी आज तफसील के साथ बात। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम खबरों से पहले, मसाइल से पहले, मसलों से पहले किताब की बात करते हैं। आपने सुना होगा ना कि अच्छी किताब अगर किसी दूसरे के शेल्फ में है तो ये आपकी नालायकी है। अच्छी किताब अगर आपके शेल्फ से निकलकर दूसरे शेल्फ में चली गई तो भी आप ही की नालायकी है। लेकिन बेहतरीन बात क्या होती है? जिसकी जो चीज़ों से वापस की जाए। और किताब ये तो इल्म है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो अगर कोई अपनी कमिटमेंट को पूरा करे तो वो कितने ही दिनों के बाद करे। बात तो ऐसी है कि जिस पर तारीफ हो। एग्जैक्टली बड़ी रिस्पॉन्सिबल खातून है और उनका नाम इसीलिए अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़ाहिर है गिनीज बुक में दर्ज करा लिया गया है। मैंने कहा तो दिया रिस्पॉन्सिबल खातून, लेकिन अब देखें तो सही कि हुआ क्या है। अमेरिकन जो भी है स्टेट, यस जो भी है बेहतरीन नहीं, हम सब खातून के साथ हैं। ज़ाहिर नहीं होंगे तो जाना किथे। अमेरिकन स्टेट इलिनॉय, और यहाँ पर एक खातून ने घर में बच्चों की नज़्मों पर मुश्तमिल किताब देखी जिस पर एक जो लाइब्रेरी है उसका नाम दर्ज था, बल्कि कहना ये चाहिए कि उस पर तारीख़ इजरा भी दर्ज थी कि 19 अप्रैल 1955। इमेजिन कीजिए 50 साल गुजर गए। इस किताब को एमिली की वालिदा ने 2 सेंट फी दिन के हिसाब से लाइब्रेरी से हासिल किया था, लेकिन लौटा ना सकी। निस्फ सदी बाद जब किताब वापस की गई, ज़ाहिर जुर्माना तो भरना पड़ा। और जुर्माना कितना हो गया था? $347। वैसे किताब की कीमत कितनी थी आई डोंट नो, बट एनीवेज जुर्माना इतना हो चुका था। जो भी है ना, खबर बहुत दिलचस्प है। बात सिर्फ दिलचस्पी की नहीं है, हम आपका थोड़ा दिल भी दहलाते हैं। और एक खबर और आपको बताते हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक यहाँ की एक इमारत की 4थी मंजिल थी। इसके फ्लैट के बाथरूम में मारी एक अजदह ने एंट्री। खुशकिस्मती से उस वक्त बाथरूम खाली था, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता था जो विजुअल्स थे, जितनी पिक्चर्स थी कि किस तरह से बालकनी से नीचे उतर रहा है अजदहा। फायर फाइटर्स ने इसको पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। ये भी हुआ। हो सकता है किरण बाहर पानी ना हो, बात लेने गया हो और फिर वापस बाहर निकला सन बात लेने के लिए। यस एनीवेज क्रिएटिव होते चले जा रहे हैं। मैं खौफनाक मंजर पे फेस्ट वक्त ना उसके ट्रांस में भी हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आप कह रही थी किरण के वो खाली था, और मैं कह रहा हूँ आइंदा काफी दिन तक वो खाली ही रहने वाला है। बाथरूम कोई नहीं जाएगा। वैसे आप इस तरह की काफ़ी खबरें हैं और वो मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से रिपोर्ट होती हैं कि जहाँ पर कहीं पे कोई अजदहा या फिर कोई दूसरा जानवर किसी के वॉशरूम में पाया गया, वो प्यासा था या फिर वो वहाँ छुपने के लिए आ गया था। दिलचस्प वीडियोस भी सामने आ जाते हैं। छुपने के लिए ये जगह मिलती है, इनको खाम खतरा निकाल देते हैं हमारा। एनीवेज चलिए फौरन बढ़ते हैं आगे। चाइना चलते हैं। अच्छा यहाँ से भी खबर है। चाइना एग्जैक्टली चाइना से खबर है। फायर फाइटर्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। 16 मंजिला इमारत थी। इसकी बालकनी में एक 5 साला बच्ची लटकी हुई थी। इमेजिन कीजिए उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी और देखने वालों पर क्या गुजर रही होगी कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना आए, वो गिर ना जाए। उसको रेस्क्यू किया गया। बच्ची खेलते हुए खिड़की से बाहर उस वक्त लटकी जब उसकी वालिदा नीचे पार्सल लेने के लिए। लेकिन दैट इज वाई हम हमेशा ये बात कहते हैं कि बच्चों को कभी भी अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। बच्चों की वालिदा 137 फीट बुलंदी पर फ्लैट की बालकनी पर लटकी हुई जब बच्ची को देखकर खौफजदा हुई तो फौरी तौर पर फायर फाइटर्स को बच्ची को बचाने के लिए फोन किया। चाहिए भी बड़ी अच्छी बात है किरण के हवास पर काबू रखना और फौरन आपको मालूम होता है कि आपने करना क्या है। फिर अच्छा एक तो बात ये, दूसरा ये कि फायर फाइटर्स भी टाइमली पहुंचे और बच्ची को उन्होंने वहां से बाहिफाजत उतार लिया। तो ये तो खबर हम बस चाइना से थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ज़रा और भी बहुत सी खबरें हमारे पास। कोरोना के अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। कश्मीर की बात हमने की और कश्मीर की बात ज़ाहिर टर्की ने की, और जो मज़ालिम वहाँ पर भारत की तरफ से ढाए जा रहे हैं उसकी अक्कासी इन वीडियोज़ में भी की गई है। दैट इज़ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा इसको शेयर भी किया गया क्योंकि अब दुनिया को मालूम हो चुका है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता रोज़ की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना बहरान में ऑपोजिशन के रवैये पर तनकीद की। वो कहते हैं कि उन्हें लगता ये है कि ऑपोजिशन की ख्वाहिश है, ऑपोजिशन ये चाहती है
कि कोरोना से ज़्यादा अमवात हो और मईशत बैठ जाए। ऑपोजिशन लीडर लंदन से भागे आए और कंप्यूटर के सामने बैठ गए, यानी तनकीद की उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे। सियासी मुखालिफिन अब भी चाहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, जहां SOPs पर अमल नहीं होगा उस जगह को बंद कर दिया जाएगा, यानी स्मार्ट लॉकडाउन की बात उन्होंने एक बार फिर की है। लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों कोरोना से, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए। जिस तरह हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ गए और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊँगा क्या होगा। अभी भी जो हमारे मुखालिफ है वो कहते हैं जी पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था। कोई कहता है लॉकडाउन। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई और हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो कई मुल्कों में और ख़ास तौर पे हमारे हमसाए हिंदुस्तान ने किया, क्योंकि 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो जब हम लॉकडाउन करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन का तो असर अजाब ही गरीब के ऊपर आता है। पाकिस्तान में भी हमें पता था कि ये टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी अमवात, क्योंकि वायरस फैलती जा रही है। और जब हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। अब से मैंने फैसला किया है, हमें जब पता चलेगा कि कौन सा सूबे में अगर नहीं काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा, फिर उनको बंद किया जाएगा। तो अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है, मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि हम अब सख्ती करेंगे। मैं यहां से बैठ के पूरा जायजा भी लूंगा और पूरी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पूरी अब सख्ती करूंगा। तो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ये गुफ्तगू थी। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया अपोजिशन जमात की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से। उन्होंने सारी बात को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दामात के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाए, उन्हीं से सवाल किया जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन पर इल्जाम। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा रही है। पछतावे क्या होवत जब कोरोना चुग गया खेत। हम खान साहब को इन्हीं अमवात से बचाने के लिए मशवरे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये गो मगू की पॉलिसी ना इख्तियार करें। बदकिस्मती है कि हुकूमत ने किसी बात पे संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कोरोना से दरख्वास्त है कि हुकूमत तो नाअहल है, अवाम पर रहम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान भी वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। समा से गुफ्तगू में कहा इमरान खान ने कोरोना वायरस समेत मुल्क के हर मसले को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। इस वक्त भी वो हर चीज अपोजिशन पर डाल रहे हैं। भाई 3 सूबे आपके हाथ में है मुल्क के, वहाँ आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, वहाँ आपने कौन सी जानें बचा दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानें मईशत से ज्यादा अहम हैं। इमरान खान को समझना होगा कि अवाम की जिंदगियाँ बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। और आज नजरें हैं 4 बजे, क्योंकि 4 बजे आज बजट पेश किया जाना है और ये ख्वाहिश है आवाम की, जो कि हर साल ही होती है, कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। क्या रिलीफ मिलेगा? मोस्ट चैलेंजिंग टाइम है, मोस्ट चैलेंजिंग बजट होगा। लेट्स सी गवर्नमेंट करती क्या है, क्योंकि आइंदा माली साल के लिए 3,500 अरब खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 76 खरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। FBI का टैक्स हदफ 4,900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के शोबे के लिए 14 अरब रुपए रखे जाएंगे। कोरोना से मुतासरा मुख्तलिफ शोबों के लिए मराहत का ऐलान भी मुतवक्के है। तो जाहिर है आज एक अहम इजलास और उसके बाद एक लेट्स सी डिबेट किस तरीके से होते हैं, बिकॉज जब भी हमने बजट से मुतालिक बात की किरण, अवाम खुश नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर बजट इस तरीके से आता है जैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, थोड़ा सा इसके इशारे लेने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद की तरफ चलते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज अपना तीसरा बजट पार्लियामेंट में पेश करेगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर जो हैं वो बजट तकरीर करेंगे और फाइनेंस बिल 2020 पेश करेंगे कौमी असम्बली में, और फिर सेनेट में। नए माली साल के बजट का जो हुजम है उसका तखमीना 7,600 अरब रुपये से ज़्यादा लगाया गया है। 3,000 अरब रुपये खसारे का ये बजट होगा, क्योंकि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। अगरचे 4,900 अरब रुपये का
टैक्स हदफ भी मुकर्रर किया जा रहा है नए बजट में। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 600 अरब मख्तस किए जाएंगे। इस साल 701 अरब रखे गए थे, यानी अगले साल तरक्याती बजट थोड़ा कम होगा। सेहत के शोबे के लिए 14 अरब रखे जा रहे हैं, जबकि पिछले साल जो है ये 9 अरब रुपये से ज़्यादा बजट था। अगरचे जो सेहत की जो वजारतें हैं वो अब सेहत का सब्जेक्ट जो है वो सूबों को मुंतकिल हो चुका है, इसलिए वफाकी हुकूमत ने अपने हिसाब से बजट रखा है कोरोना के बावजूद। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुआशी तरक्की का जो हदफ है वो 2.1% रखा जा रहा है नए माली साल के बजट में। इस साल जो था मनफी ग्रोथ रही है 68 साल के बाद। जो टैक्स हदफ है 4,900 होगा, तो उसमें हुकूमत का ये ख्याल है कि कोई नए टैक्स नहीं आयद किए जाएंगे। और इसके अलावा इस बजट में सीमेंट, मशरूबात, दरामदी खाम माल और गैर रजिस्टर अफराद के लिए इजाफी टैक्स जो है उसमें कमी का इम्कान है। और लग्जरी दरामदी अशिया हो सकता है महंगी हो जाएं, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि जो लोग महंगी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टैक्स भी ज़्यादा देना चाहिए। इसके अलावा नॉन फाइलर्स, बेनामीदारों और टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन होगा। और हुकूमत की स्ट्रेटजी ये होगी कि जो इंतज़ामी इकदाम हैं उनके ज़रिए टैक्स वसूल किया जाए, ना कि इजाफी टैक्स आयद करके। तो आज बजट कौमी असम्बली में पेश होगा और उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कौमी असम्बली के इजलास का। जी बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। जनाब, किस किस ने बजट से आस लगाई, हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। नया दिन में तो आपको हम बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन समय पर आप इस सिलसिले में बहुत सारी मालूमात जान भी सकेंगे, जिसका आपको इंतजार भी है। मैं ज़रा बात कर लेती हूँ जनूबी पंजाब के किसानों की। उन्होंने बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। किसानों ने हुकूमत से स्प्रे, खाद और दीगर अशिया, खेती बाड़ी की इस पर सब्सिडी, बिजली के टैरिफ और ज़राई पैदावार की लागत में कमी समेत छोटे काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मौजूदा हालात क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, मज़ीद इसी बारे में बताएंगे समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच। की मईशत का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करने वाला किसान तमाम बजट में हुकूमत से कौन सी तवक्कुआत लगा के बैठा है, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। किसानों को खाद में सब्सिडी दी जाए, पेस्टिसाइड में रिलीफ दिया जाए, बिजली के जो टैरिफ हैं उनको कम किया जाए, हाँ जी, तभी हमारा फ़ायदा होगा ना। कोई छोटे किसानों को हर मर्तबा पिसा जाता है, तो हुकूमत को चाहिए कि जो इस बार बजट बोल रहा है उसमें छोटे किसानों को रिलीफ दिया जाए। ये देखें कि अब टिड्डी दल का मसला चल रहा है और टिड्डी दल की वजह से सारी छोटे किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत जो है वो बड़े किसानों को रिलीफ दे जा रही हैं और छोटे किसानों को रिलीफ नहीं दे रही, तो हुकूमत को चाहिए कि छोटे किसानों को रिलीफ दिया जाए। किसानों के लिए पहले हुकूमतें बहुत से दावे करती हैं। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन से पहले बहुत से दावे किए जिस बाद में वफा नहीं कर सके। हमें हुकूमत से तवक्को है कि वो किसानों के लिए अच्छा पैकेज देगी और आने वाले बजट में छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी रिलीफ देंगे। किसानों का कहना है हुकूमतें सिर्फ उन्हें आज तक वादे और दावे ही करते रहे रिलीफ देने के। अब इस बजट में हुकूमत कौन से इकदाम उठाकर इनको रिलीफ फराहम करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। बजट से कबल सनती शहर फैसलाबाद के मजदूरों के मुतालबात भी सामने आ गए। तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया अब्दुल अहद ने। जी अब्दुल अहद, इनके मुतालबात से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद एक सनती शहर है और सनती शहर होने की वजह से यहाँ की तकरीबन 50% से ज़ायद आबादी इन्हीं सनतों से वाबस्ता अपना रोज़गार कमाती है। मज़दूर की जो तनख्वाह है वो सिर्फ 17,500 रुपये है, जबकि इस महंगाई के दौर के अंदर इतनी तनख्वाह के अंदर पूरा महीना गुजारा करना वो इंतहाई मुश्किल है। आ चुके माली साल 2020 और 21 का बजट भी पेश होने जा रहा है और यही मज़दूरों की जानिब से मुतालबात सामने आए हैं कि इनकी तनख्वाह के अंदर 50% तक इजाफा किया जाए। चूँकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उस तनासब से इनकी तनख्वाहों के अंदर वैसा इजाफा नहीं किया जा रहा। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई की शरह के अंदर इजाफा होता है तो तनख्वाहों के अंदर भी कम अज़ कम साल बाद इजाफा होना लाजमी है। पिछले साल भी देखा गया कि मज़दूरों की तनख्वाहों के अंदर सिर्फ 1,000 रुपया इजाफा किया गया, जो पहले 16,500 थी बढ़ाकर 17,500 कर दी गई। मगर इस बार 50% जो है वो इजाफे का मुतालबा सामने आया है। क्या मज़दूर अब भी महंगाई की चक्की के अंदर ही पिसते चले जाएंगे? ये फैसले जो हैं वो तमाम तर इस बजट में हो जाएंगे कि आया मज़दूरों की तनख्वाहों के अंदर 50% इजाफा कर दिया गया है उनके मुतालबात के मुताबिक या नहीं। जी
बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। एक तरफ तो इंडस्ट्री का क्राइसिस है, इसको दूर करना है, इससे जुड़े वाबस्ता लोग तो परेशान है ही, हुकूमत भी इसको एक चैलेंज के तौर पर ही लेती है, उनको इस सिलसिले में भी काम करना है। और सिर्फ यही क्यों, सनती इलाके क्यों, कोरोना है, टिड्डी दल है, ये सारे के सारे ख़तरात हैं और हुकूमत को इस सब का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ही वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। अब अगर हम इस सब के अलावा कुछ और शोबों की बात कर लें, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री, खुसूसन कार डीलर्स, इनको माली साल 2020-21 से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या इनकी सोच है, लाहौर से हमें इस बारे में बताएंगे मोहम्मद लुकमान। पाकिस्तान की आबादी तो 22 करोड़ है, लेकिन इसकी जो कार की डिमांड है वो सालाना तकरीबन 5 से 6 लाख तक है, जिनमें से 3 लाख कारें पाकिस्तान में आती है। 3 लाख के लिए इंपोर्ट पर सहारा कर लेना पड़ता है। पाकिस्तानी जो भी कार खरीदने वाला है उसके पास बड़ा लिमिटेड चॉइस है और जो उसको कार मिल रही है लोकल, वो भी इन दिनों महंगी हो चुकी है। 2 से 3 लाख रुपए कई कारों की, मतलब 5 लाख तक का इजाफा हो चुका है कोरोना की वजह से। और जो प्लांट बंद रहे, इस ये जो शोरूम थे ये भी 48 दिन बंद रहे। अवाम का और डीलर्स का यही कहना है कि अब जो बजट में कोई ऐसे इकदाम लिए जाएं जिनसे कीमतें कम हो जाए, खासतौर पे एफईडी अगर कम हो तो तकरीबन जो 1 से लेके 10 लाख रुपए की गाड़ी कम हो सकती है कैपेसिटी के लिहाज से। डीलर्स या अवाम कह रहे हैं कि बजट में हुकूमत ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे एक आम आदमी के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदना आसान हो जाए। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक इस साल मुख्तलिफ शोबों को 1150 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। कोरोना से मईशत को 3000 अरब रुपए के नुकसानात के बाद माली खसारा 9.4% की बुलंद सतह पर पहुंच गया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुजरते माली साल एक तरफ कोरोना ने मुल्की मईशत को 3000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, दूसरी जानिब टैक्स आमदन असल हदफ से 1650 अरब रुपए कम रही। ऐसे में मुख्तलिफ शोबों को 1150 अरब रुपए का इस्तिस्ना दे दिया गया, जो गुज़िश्ता साल दी गई टैक्स छूट से भी 178 अरब रुपए ज्यादा है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सेल्स टैक्स की मद में सबसे ज्यादा 518 अरब रुपए का इस्तिस्ना दिया गया। इनकम टैक्स 378 अरब, कस्टम ड्यूटी की मद में 253 अरब रुपए की छूट दी गई। तजारती मुआहदों पर 45 अरब, टैक्स क्रेडिट की मद में 104 अरब, दरामदात पर 255 अरब, मकामी सप्लाई पर 54 अरब, जबकि मोबाइल फोन्स पर 23 अरब रुपए की टैक्स सहूलत दी गई। रवां साल सूद समेत कर्जों की वापसी पर 5000 अरब रुपए खर्च किए गए। आमदन में कमी और अखराजात बढ़ने से माली खसारा 7.5% हदफ के मुकाबले में 9.4% तक पहुंच गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, कोरोना भी है, ये भी एक क्राइसिस है, ये भी एक चैलेंज है और इसके नतीजे में बहुत लोग मुतासिर हुए। लॉकडाउन लगा और उसके असरात से तनख्वाहदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जहां मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर दी गई। इन हालात में अवाम को नए बजट से उम्मीदें क्या हैं और कितने उनके ख्वाब होंगे कि जो पूरे होंगे, हम इस सब का अहाता करने की कोशिश करते हैं और शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसानी जानों के साथ साथ आलमी मईशत भी कोरोना के निशाने पर। तनख्वाहों में कटौती से परेशान तनख्वाहदार तबका अब बजट से खौफजदा। हुकूमत से बजट में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मेरी कंपनी ने 20% मेरी सैलरी डिडक्ट की है ड्यू टू कोरोना वायरस, और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, बजट है इसमें जो सैलरी पर्सन लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स में रिलीफ रखा जाए। माहिरीन कहते हैं कोरोना के मनफी माशी असरात से मुतासिर होने वाला तनख्वाहदार तबका इस वक्त रिलीफ का बड़ा मुस्तहिक है। बजट में अवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए, सैलरी पर्सन को वो इंसेंटिव दिया जाए और उनकी टैक्सेशन कम की जाए। वही 12 लाख रुपए के ऊपर 2000 रुपया हो और 12 लाख से ऊपर 5% रेट ऑफ टैक्सेशन हो। सैलरीड क्लास जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, उसको इस चीज की जरूरत है कि अपने पैरों पे खड़ा रहने दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के लिए बजट 2020-21 तारीख का मुश्किल तरीन बजट होगा, क्योंकि हुकूमत को अवामी रिलीफ के साथ साथ बजट खसारे और आइंदा माली साल की आमदन का हिसाब भी बराबर रखना होगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। तो हम रोज़ ही कोशिश करते हैं कि हम आपको कोरोना के ऊपर भी ब्रीफ दें और इसके अलावा ये कि सियासी मामलात भी आपके सामने रखें, लेकिन आज दिन कुछ ऐसा है, ये मौका कुछ ऐसा है कि हमें सबसे पहले बजट की बात करनी पड़ेगी। तो इसी सिलसिले में हम अब बात करेंगे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। वेलकम करेंगे आपको। कैसी हैं आप, ये फरमाइएगा। बतौर अपोजिशन रहनुमा आपको क्या लगता है वफाकी बजट कैसा होगा, क्या उम्मीद है और किन निकात पर मबनी बजट नून लीग को काबिल कबूल नहीं होगा? कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं, प्लीज़ ज़रा से बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये इस दफ़ा पीटीआई का तीसरा बजट है। जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले एक ज़िमनी बजट पेश किया, उसके बाद इन्होंने एक और बजट पेश किया और फिर 2019-20 का एनुअल बजट पेश किया। तो 3 दफ़ा उन्होंने बजट ऑलरेडी पेश कर दिया है। शुरू में जब ये आए तो उन्होंने कहा कि हमें 100 दिन दे दें। उसके बाद इन्होंने खुद ही स्टांस चेंज किया और कहा कि नहीं हमें 6 महीने दे दें। एज़ ऑपोजिशन हमने इनको बहुत टाइम दिया और ऑलरेडी आप देख लें कि इनको हुकूमत में आए हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। तो अगर हम वो चीज़ थोड़ा सा टाइम याद करें, जब ये इनिशियली हुकूमत में आए तो इन्होंने ये कहा कि हम IMF पे नहीं जाएंगे, और अगर आप इनकी प्री इलेक्शन कैंपेन भी देखें तो यही बात करते रहे कि IMF पे नहीं जाएंगे, IMF पे नहीं जाएंगे। और फिर टाइम इन्होंने वेस्ट करके, जैसे असद उमर साहब ने कहा कि हमें IMF पे जाना पड़ेगा, ये वापस IMF पे गए और IMF ने इनको बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे जो है वो बजट लाने को कहा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर आप सर्विसेज सेक्टर देख लें तो उसमें इनकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ चलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे टाइम पे जब PML ने छोड़ा तो 4% था, इनके टाइम पे 1% तक चला गया। और अगर हम थोड़ी सी और चीज़ें देखें, अगर इन्फ्लेशन देखें तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट इवन बिफोर कोरोना 14% तक चला गया था और फूड इन्फ्लेशन 25% पे चली गई थी। और अगर आप PMLN के टाइम पे देखें तो इन्फ्लेशन 4%, 5%। GDP ग्रोथ देख लें कि 5.8% PML के पे टाइम पे था और इनके टाइम पे GDP जो है वो 1% तक चला गया। तो जहाँ तक इनकी कारकर्दगी है उसको देख के तो लगता है एक्सपेक्टेशंस तो कोई नहीं है, ऑपोजिशन की भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और अब मुझे पता है कि अवाम की भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन हम एज ऑपोजिशन पार्टी ये ज़रूर कहेंगे कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए। इन्होंने एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट स्पेशली पंजाब के लिए स्लैश किया है। आप हेल्थ में देख लें, हेल्थ में इस वक्त कोरोना की वजह से इतना चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, बट इनकी पॉलिसीज़ ऑफ हेल्थ और जो इन्होंने हेल्थ में काम किया वो नज़र ही नहीं आता। और अगर आप पुलिस में देखें तो पंजाब का यहाँ तक कि इन्होंने पुलिस का जो बजट है उसको भी कट करने का बात की है। तो एक्सपेक्टेशंस तो इनसे कोई नहीं है ना साहब। ये एजुकेशन की बात, ये हेल्थ की बात, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, चलिए उस पर तनकीद आपकी जायज़ है, बट उस पर हुक्मरान ये कहते आए कि माजी में कभी इन्वेस्ट नहीं हुआ और माजी में आपकी हुकूमत रही है। एनीवेज चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता रोज़ की खबर है कि नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि उनकी वापसी का कोई इम्कान है, कोई चांस है, ऐसी कोई डिस्कशन हुई है? मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही। मियां नवाज शरीफ की अगर एक पिक्चर भी आ जाए ना जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं तो इन मुसीबत बढ़ जाती है। और कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब डिस्कस हो रहे होते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को उनके डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि वो हार्ट पेशेंट हैं, क्योंकि वो कोरोना की वजह से बहुत टाइम एक क्वारंटीन में रहे, तो उनको कहा कि आप निकल के वॉक करें। तो इन लोगों ने वो तस्वीरें भी लीक की। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी एक हार्ट का प्रोसीजर होना है और उस हार्ट प्रोसीजर आपको पता है कि जैसे कोरोना की वजह से वो थोड़ा देर उसमें डिले आया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मियां नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होके हमारे साथ वापस आएंगे, इधर ही होंगे। लेकिन ये लोग ज़रूर सोच लें, जो मियां साहब की एक तस्वीर पे इनकी हुकूमत हिल जाती है या मरियम बीबी की एक ट्वीट पे इनकी हुकूमत हिल जाती है, तो मियां साहब इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो इनका क्या हाल होगा। शहनाज साहिबा साथ मौजूद थी यहाँ पर। आपने कहा ड्यू टू कोरोना जो उनकी सर्जरी होनी थी वो डिले हुई है। हालांकि इससे मुतालिक तो ये कहा जाता रहा है कि जो सीरियस कंडीशंस जिन पेशेंट्स की हैं या जो उसकी सीरियस सर्जरी या कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो तो होगा, रूटीन की सर्जरीज, रूटीन के मैटर्स जो हैं वो ज़रूर पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो इसलिए लोग ये पूछते भी हैं कि एक दिन भी हॉस्पिटल वो नहीं गए, सर्जरी में इतनी ताख़ीर। एनीवेज़ आप साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करते हुए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे।
जनाब, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और बचाव के लिए इक़दामात, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना लाजमी करार, समाजी दूरी का ख्याल भी रखना होगा, लाजमी रखना होगा, ज़रूरी रखना होगा, और अगर खिलाफ वर्जी की गई जुर्माने होंगे, सज़ा भी होगी। रेस्टोरेंट्स और होम डिलीवरी शाम 7 से रात 11 बजे तक की जा सकेगी। कुछ इक़दामात है, ये हम आपके सामने रखते हैं। बढ़ते केसेस, सिंध सरकार ने भी कमर कस ली, मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। अब अगर कोई घर से बगैर मास्क के निकला तो जुर्माना और सजा होगी। समाजी फासला न रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत एक्शन होगा। नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी होगी। टेक अवे और डिलीवरी की इजाजत सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होम डिलीवरी शाम 7 से रात 11 बजे तक की जा सकेगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल में गफलत बरतने पर सेक्रेटरी सेहत जाहिद अली अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। कोरोना वायरस का फैलाव और इसी तनाजुर में खबर यह है कि गफलत जिसने बरती उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सेक्रेटरी सेहत जाहिद अली अब्बासी को ओहदे से हटाकर काजिम हुसैन जतोई को नया सेक्रेटरी सेहत तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। काजिम हुसैन जतोई आज से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और जाहिर है चैलेंजिंग टाइम है और इस वक्त जब जिम्मेदारी उन्हें दी गई तो चैलेंज तो उनके लिए बड़ा है। ज़राए के मुताबिक कोरोना सूरत हाल के दौरान जाहिद अली अब्बासी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी और वज़ीर आला सिंध उनसे नाराज थे। और इसी सिलसिले में ये भी जानिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध सरकार वेंटिलेटर्स बेच रही है या फिर प्राइवेट अस्पतालों को ठेके पर दे रही है। कोरोना की वबा है और इस सब की ज़रूरत है, लेकिन कुछ भी असर नहीं। उन्होंने कहा समा ने रिपोर्ट चलाई, नशर की और वेंटिलेटर की सूरत हाल को बिल्कुल खोल के रख दिया। हम जो झूठ बोले, एक तो 2 और 2 4 का झूठ है, जिसके अंदर वाजे किया कल समा टेलीविजन ने, तो उसको बाकायदा वाजे कर दिया। इन्होंने कहा हमें वेंटिलेटर ही नहीं मिले। वेंटिलेटर मतलब बाकी तो चले, वो कहेंगे नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले मिले, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा वेंटिलेटर एक भी नहीं मिला, अभी 76 वेंटिलेटर्स की रसीदें सिंध हुकूमत दे चुका है। 20 पहले आए बाई पे मूवेबल, उसके बाद 50 आए और 2-2 करके और 74 वेंटिलेटर्स इनको मिल चुके हैं। और जिसके ऊपर का वज़ीर आला साहब ने फरमाया कि हमें तो वेंटिलेटर नहीं मिले, 25 और आ रहे हैं, मतलब 99 वेंटिलेटर हो जाएंगे इनके पास। 76 की रसीदें कल शो कर दी गई, वैसे 99 है। मैं तो वो बता रहा हूँ जिनको इन्होंने रिसीविंग की है। तो वेंटिलेटर भाई बेच रहे हो, वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को ठेके में दे रहे हो, क्योंकि वेंटिलेटर तो 500-600 से ज़्यादा है सिंध में। मरीज आज की तारीख में 83 है टोटल। फिर भी लोगों को वेंटिलेटर अगर नहीं मिल रहे तो वेंटिलेटर जा कहाँ रहे हैं? वेंटिलेटर्स ठेके पर दिए जा रहे हैं। बड़ा सीरियस एलिगेशन है एंड आई विश एंड आई होप कि सबूत भी सामने आने चाहिए। सिर्फ इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सबूत भी सामने आने चाहिए ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जाहिर है अगर वेंटिलेटर गवर्नमेंट के हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होने चाहिए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं देने चाहिए। एनीवेज, एक तरफ हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट मार जारी है, हमने गुज़श्ता रोज़ भी इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की थी, और दूसरी जानिब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर भी बुरा हाल है। सिंध हुकूमत से अगर सवाल आप कर लें, यानी मुर्तज़ा वहाब साहब से सवाल कर लें कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात हैं या नहीं है, और वहाँ अगर बेड्स की कमी को आपने जिक्र कर दिया तो वो थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको सिर्फ सिंध हुकूमत नज़र आती है। वैसे मुझे ना उनके इस बात से बड़ा दुख हुआ, इसलिए कि जब हमने, मुझे याद है कि शहबाज गिल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप सिंध के नुमाइंदे बन गए, यानी जिससे हम जो सवाल करते हैं वो कहते हैं कि आप दूसरों के नुमाइंदे बन गए हैं, और जब सिंध से सिंध का सवाल तो कहते हैं कि आपको बाकी सूबे नजर नहीं आते। तो मुर्तज़ा वहाब साहब आपको याद दिला देते हैं कि जो रिपोर्ट हमने चलाई थी उसमें हर सूबे की बात थी, उसमें हर अस्पताल की बात थी, उसमें पूरे पाकिस्तान की बात थी। प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं जहां पर कंप्लीट चोक हो चुका है, जहां पर और मज़ीद बेड्स नहीं है, लेकिन जो सरकारी सतह पर अस्पताल हैं, चाहे वो हमारा सिविल हॉस्पिटल हो, जिन्ना लियारी जनरल हॉस्पिटल हो, ओझा कैंपस हो, इन तमाम जगहों पर बेड्स अवेलेबल हैं, ICU बेड्स अवेलेबल हैं। 74 वेंटिलेटर अगर मिले हैं तो मुझे रसीद ना दिखाएं, मुझे दिखा दें किसको मिले थे, कहाँ पड़े हुए, किस अस्पताल में हैं। कुछ वेंटिलेटर कराची मुंतकिल किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, बट उसकी तादाद 74 नहीं है। गालिबन जो मेरे पास इत्तलात थी 10 थी, लेकिन मैं फिर भी इसको फर्दर कंफर्म करूंगा और फिर आपसे बात कर पाऊंगा।
केयर कमीशन है वो 19 मार्च से बंद पड़ा हुआ था। प्राइवेट अस्पतालों में आप सूरत हाल देख रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना एक दिन की चार्ज कर रहे हैं। मार्केट में जो इक्विपमेंट्स हैं वो अब ब्लैक में मिलना शुरू हैं। तो हेल्थ केयर कमीशन कुछ क्यों नहीं कर रहा? अच्छा मुझे बताएं, समा को सिर्फ सिंध नज़र आता है कि सिंध के अस्पतालों में ये रेट्स चार्ज किए जा रहे हैं? पंजाब में, इस्लामाबाद में बिल्कुल सिचुएशन ठीक है। आप मुझे बताएं कि कोई आपने प्रोग्राम पंजाब के मेरे अस्पताल की सूरत हाल दिखाएं। मैं देखिए, जितना सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से काम किया किसी और हुकूमत ने नहीं किया, और आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। WHO ने लेटर लिख दिया, तो WHO भी सिंध हुकूमत का कोई ज़ेली इदारा नहीं है, बैनुल-अक़वामी इदारा है। ये शो करता है कि किस तरीके से संजीदगी के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। हम तो लॉकडाउन के हक़ में थे। हर बार NCOC के इजलास में, NCC के इजलास में सिंध हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखा, बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट मज़िद थी कि मईशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जनाब, समा सारे के सारे मामलात हाईलाइट करता है, सारे के सारे मामलात को रखता है। अब मैं अगर मुर्तज़ा वहाब साहब और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, कोरोना के पहले दिन से लेकर अब तक, CM सिंध के पहले अहकामात से लेकर अब तक जितना ज़्यादा ठीक रिपोर्टिंग इस प्लेटफॉर्म से हुई है, नया दिन से हुई है, किसी दूसरे ने आप लोगों को आपकी बात को समझकर और सही तौर पर आगे बढ़ाया हो, मुर्तज़ा वहाब साहब ज़रूर टीम नया दिन को बताइएगा, ज़रूर हमें बताइएगा। आप जो कहते हैं हम उसको बिल्कुल वैसे ही नशर करते हैं, उसको कुक नहीं करते, उसको कोई और कलर नहीं देते। जैसी बात आप बताते हैं हम अपने अवाम तक वही राय पहुंचाते हैं। आप जो बेहतर काम करते हैं, मैं हूं या शोएब हो, टीम नया दिन पूरी बात करती है और हम आपको बताते हैं, हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि इन्होंने ये बरवक्त इक़दामात किए। आप फैसिलिटीज़ की बात करें, आप इशूज़ को रियलाइज़ करें, आप उनको रिजॉल्व करें। नया दिन ने कभी भी कोई खबर रोकी नहीं है, हमने तो पूरी की पूरी बात बताई है, जैसी थी वैसी बताई और है। किरण, जहां अप्रिशिएट करना था वहां अप्रिशिएट किया। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध में स्टार्ट हुई, हमने उसको अप्रिशिएट किया, हम खुद वहां पर गए। और इसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब आपको बता दें कि बुध को हमने पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात की, जुमेरात को हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात की थी, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता। जब सवाल आपसे आपकी कारकर्दगी का होता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप ये कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है। समा को सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित सब नजर आता है, पूरा पाकिस्तान नजर आता है। और जैसे हमने आपको बता भी दिया ना कि हमने पंजाब की बात की थी और फिर हमने सिंध की बात की थी, तो दीगर सूबे भी हैं। आने वाले दिनों में बस कुछ टाइम निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सवेरे सवेरे जाग के हम दीगर सूबों के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा किरण, जरूर करेंगे। अब सिंध की बात हो ही गई है, सिंध की बात हो ही गई है, तो मैं आपको ये दिखा दूं एक दफा दोबारा से कि जब आप कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, जब अच्छा काम हो नजर आता है, और जब काम अच्छा ना हो तो भी नजर आता है। एनीवेज, आपको हम इस वक्त वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि जब हम खुद गए थे, हमने देखा था कि ड्राइव थ्रू फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि एक नंबर पे आप कॉल कीजिए, सिम्टम्स बताइए, रीजन बताइए, विद इन 24 आवर्स आपको कॉल की जाएगी, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, आप गाड़ी में जाएं, बाइक पर जाएं, रिक्शे पर जाएं, आपका टेस्ट होगा, विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिजल्ट आएगा। इतना हमने इसको अप्रिशिएट किया। और जाहिर खुद गए थे आप? खुद गए थे हम, और पूरे पाकिस्तान में पहली एग्जांपल सेट की थी इन्होंने। जाहिर उसको प्राइवेट एग्जांपल्स तो आई, बट गवर्नमेंट फैसिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, दिस वाज वन ऑफ द काइंड वन, तो हमने इसको अप्रिशिएट किया। मुर्तज़ा वहाब साहब, ऐसी बात तो ना कीजिए, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें हमेशा आपसे बात करके भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, बाकी सूबे ने, तो ये बात बहरहाल गलत है। और ये तो कोई जवाब वैसे भी नहीं है। अगर आपसे सवाल किया जाए और आप कहें फला को देखिए, फिर मुझसे पूछिए, जवाब वैसे भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल आजकल एक सवाल और एक जवाब खासा इन है। वो क्या है जी? अगर किसी पीपल्स पार्टी रहनुमा से ये पूछा जाए हेल्पलाइन का नंबर याद है, सवाल इन है और जवाब जो है ना वो भी बता देती हूँ, मुझे याद नहीं क्या था, मैं ज़रा ध्यान देके एक बार फिर बताऊँ। यही कुछ हुआ है। वज़ीर सेहत हो, शैला रज़ा हो, इम्तियाज़ शेख हो, हर बार पीपल्स पार्टी बोलती है कि अस्पतालों में इतने बेड्स, इतने वेंट्स मौजूद हैं, इतने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, मैकेनिज़्म बन गया है, बन रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, क्योंकि आपसे लोग मिलते होंगे या राबिता करते होंगे तो आपको तो बताना चाहिए ना कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये तो सबसे पहली बात है, नंबर याद नहीं है। ये किस तरह का मामला है? ये कोताही है, कमी है, गफलत है, क्या है? हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? ये बताइएगा, हेल्पलाइन का नंबर याद रखना इतना मुश्किल है?
थैंक यू सो मच किरण। देखिए मैं सारा सुन रही थी आपका जो भी आप माशाल्लाह पूरे उसका बता रही थी डिटेल, और इससे पहले भी समा बहुत गहरी नज़र रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कोई समा पे हूँ तो इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देखकर वहाँ से बहुत सारे ऐसे नंबर्स लेती हूँ जो हमें बहुत आसानी होती है आगे के लिए, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब सिर्फ हेल्पलाइन का नंबर अगर आपको याद नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप आकर अगर किसी चैनल को बता रहे हैं या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई सहाफ़ी, तो आपको इसी से हमें पता चलता है किरण, इसी से ही तो आवाम समझती है कि जो वज़ीर सामने बैठा है वो कितना तैयार होके आया है और उसके पास कितनी रिसर्च की हुई है और वाकई वो काम कर रहा है। कि अगर हेल्पलाइन का नंबर आपको नहीं पता तो फिर आप पूरी सिंध की आवाम को क्या बताएंगे, क्या आप उनको अपडेट करेंगे कोरोना के हवाले से, किस तरह की चीजें आप उनको नुसरत साहिबा, ये चलिए मैं मान लेता हूं कि उन्हें हेल्पलाइन का नंबर याद नहीं होगा, एक को याद नहीं है, दो को याद नहीं, तीन को याद नहीं, चलिए मैंने मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, वजीर सेहत हों और वो वेंटिलेटर से मुतालिक भी गलत इरादा शुमार दे दें, वजीर सेहत हों और वो डेथ रेशो से मुतालिक भी गलत बात कर दें, यानी कोई एक बात तो ठीक हो, कोई एक बात की तो तैयारी हो इनकी। बस यही बात है कि जब हम पूछें, इनसे सवाल पूछें तो कहते हैं कि आपको सिंध ही क्यों नज़र आता है, आपको दूसरे सूबे क्यों नहीं। हालांकि मैंने खुद देखा है कि दूसरे सूबों पर भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च वाली रिपोर्ट आ चुकी है। अब आइए कि वज़ीर सेहत जो हमारी माशाल्लाह अज़रा पेचियो साहिबा, जिनकी एक खूबी तो ये है कि वो इस सीट पर इसलिए बरजमान हैं अभी तक क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, इनको इसके क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अब अगर उनसे आदादो शुमार जो पूछे जाएं उनमें, और बकाया जो मुशीर वज़ीर आकर बार बार, जिनका टेक्निकली हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई दूर का ही वास्ता नहीं है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। चलो भाई आप तो वैसे ही गलत है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर साहिबा आप तो कम अज़ कम ऐसी रिपोर्ट दें, ऐसे आदादो शुमार हमें दें जिससे हम आप पर आंख बंद कर यकीन कर लें कि ये हेल्थ मिनिस्टर है, हमारी माई बाप है, ये जो कहेंगी वो सही कहेंगी। नुसरत सर अब्बासी साहब, इसीलिए गुस्सा आ गया था आपको, पिछले दिनों मैंने दिखा था आपने अच्छी खासी तनकीद की थी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बिलीव मी, आप पूरा रिकॉर्ड मेरा निकालें असेंबली का। मैंने तो कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि सिंध असेंबली में आप उर्दू या सिंधी में तकरीर करें, ताकि मेरी सिंध का गांव गोट का जो घर में किसान, मेरी अम्मा जो बैठी हुई है किसी गांव गोट में घर में, वो इंतजार कर रही है मेरी हेल्थ मिनिस्टर कुछ बताएगी हेल्थ के हवाले से, कोरोना के हवाले से। अगर वो इंग्लिश में आप अंग्रेजी में बताकर अंग्रेजों को खुश करें या किसी पता नहीं किसको, सिंथिया है कौन है, किसको बताना चाह रही है, तो ये चीज हमारे सिंध की आवाम जिसकी तालीम का मयार आपने ये कर दिया है कि वहाँ आधे से ज्यादा चीटिंग होती है, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका जो स्टैंडर्ड आपने रख दिया, तो बच्चों का बहुत बुरा हाल है तालीम के हवाले से। तो किस तरह आप ये आदादो शुमार, तो मैं स्टूपिड कहलाई, आप स्टूपिड हैं, तो भाई ठीक है, हम स्टूपिड ही सही, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन खुदा का वास्ता है हमें सही तरीके से अपडेट करें, इस तरह के गोरख धंधों में ना डालें कि कल को हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो रोए। ये बताएं कि ये तो बड़ा आसान है किसी को भी कह देना, लेकिन ये किस कदर अक्लमंदाना बात है कि हेल्पलाइन का नंबर तो याद नहीं है, चलिए छोड़िए, लेकिन ऐसे में कि जब एक आम आदमी कोविड के कितने पेशेंट्स जो है ना वो आज रिपोर्ट हुए, कितने एक्टिव केसेस थे, वो ये सब कुछ याद रखे हुआ है, ऐसे में अगर मुतल्लिका लोग उनको ही ये ना पता हो कि बेड्स के नंबर कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, अचानक से तादाद बढ़ गई तो कैसे बढ़ गई, उनके पास विफाक से आए थे तो वो गए कहाँ, ये क्या है, ये नालायकी तो क्या है? किरण, कल मैं देख रही थी समा की जो चल रही थी रिपोर्ट, और बिलीव में जो मुर्तज़ा बाब से पूछा जा रहा था, क्योंकि वो बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ और एक्टिव हूँ, ऐसे होने समझने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कितने वेंटिलेटर्स थे, आपके आदादो शुमार में फ़र्क है और आप गलत बता रहे हैं, इतने बेड्स बता दें। अच्छा, तो वो जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं गालिबन इतने बेड हैं, गालिबन इतने होंगे, मैं मालूम करके बता दूंगा, गालिबन इतने वेंटिलेटर होंगे। भाई अगर आपको नहीं पता गालिबन तैयारी थी तो क्यों आते हैं स्क्रीन के सामने, क्यों आते हैं आप मीडिया के सामने, और फिर आप लोगों के अलावा कोई है ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता आप लोगों को
4 लोगों को टास्क मिला हुआ है। और दूसरी बात किरण, बड़ी बात है, मैं तो कल ये न्यूज़ सुनकर ही मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। ओ माय गॉड, 3 महीने तक एक सेक्रेटरी हेल्थ काम करता रहा। मतलब 3 महीने तक आप उससे काम लेते रहे, उसको सारी डिटेल पता है, उसको सब पता है। लाजमी है 3 महीने उसने काम किया तो उसने कुछ सीखा होगा। अब ऐसा क्या हो गया कि फौरी तौर पर उसको हटाकर आप काजिम जतोई को ले आए? अब वो क्या आगे जाकर 3 महीने का पिछला वो पहले ब्रीफिंग लेगा, उसके बाद वो इसको यार करके रख रहे हो। हम आपसे जब आईजी के बारे में बात करते थे तो आप कहते थे कलीम इमाम में कैपेबिलिटी नहीं है, जराइम बढ़ गए इसलिए हटा रहे हैं। चलो हटा दिया आपने, फिर आपने दूसरे आईजी को ले आया। तो आज मेरे कराची से लेकर कश्मीर तक कितने लोग लुट रहे हैं, कितना क्राइम हो गया। शिकारपुर में तो देखे तो सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये कौन सी मंतक है? जब पूछते हैं तो आप कहते हैं कि सिंधी नजर आता है आपको। अच्छा, प्रॉब्लम 2 तरह की है नुसरत साहिबा, प्रॉब्लम 2 तरह की है। एक तो ये कि होमवर्क बिल्कुल कच्चा जब आप बात करने के लिए आए। दूसरे ये कि आपको तो सबसे पहले रियलाइजेशन थी कि अगर कोरोना आ गया तो इसको भगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप कह रहे हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर अगर चलते फिरते किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया तो फिर आप गालिबन ये कहेंगे ये कितना तकलीफ दे। दूसरी ये कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती आई है कि ऑपोजिशन का किरदार अहम होता है। ऑपोजिशन की जो तनकीद होती है वो हुकूमत के लिए बड़ी गाइडलाइन होती है। आप इतना कुछ बताती हैं, इतना कुछ कह जाती हैं, दीगर ऑपोजिशन रहनुमा होते हैं वो इतना कुछ कह जाते हैं। हेल्प लेनी नहीं है, पीपल्स पार्टी को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे सब कुछ चल रहा है। देखिए जी किरण, आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ कि जब किसी भी हुकूमत को मुसलसल तीसरा टेन्योर हो तो फिर उनसे सवाल बनता है और उनको जवाब देना उनके लिए लाजमी हो जाता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 15 साल मुसलसल आपकी चलेगी हुकूमत, अभी कुछ बाकी रहते हैं। तो आपसे सवाल बनता है कि खरबों का बजट और फिर आप जवाब ना दे पाएँ। और फिजिकली अगर जाएं आप उन जगहों पर तो इधर खरबों रखे हुए हेल्थ में, और अगर प्रैक्टिकल देखें तो 0। अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कहाँ बैठे? मतलब आप कहते हैं दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या दिन रात काम कैलकुलेटर पर कर रहे हैं? दिन रात काम कर रहे हो तो नजर तो आए नुसरत साहिबा। फिर आप नहीं बताएं, फिर आप आदाद शुमार नहीं बताएं कि गालिबन इतने बेड होंगे, क्योंकि आप कौन से हॉस्पिटल में गए, आपने किस जगह जाकर ये बेड गिने और फिर आकर बताएं। आप कराची की ऑफिस में बैठे, कराची के ठंडे ऑफिस में, आप कराची से कश्मीर तक कहीं नहीं गए, कोई मिनिस्टर नहीं गया। 4 मिनिस्टर, 1 सीएम बैठा हुआ यहाँ हमें पूरी दुनिया के हवाले देते हैं, WHO के हमारी तारीफ की बातें करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिकल पूछो तो आए बाएं शाएं। तो नुसरत साहिबा, क्योंकि आपने हॉस्पिटल की बात भी की, क्योंकि कल हलीम आदिल शेख साहब ने कहा था कि वेंटिलेटर हुकूमत ठेके पर दे रही है, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। आप इस मामले को उठाएंगे अवान में कि मालूम हो वेंटिलेटर कितने आए और कहां गए? मैं आपको बताऊं, इन्होंने पूरी सिंधी ठेके पे दी हुई है। वेंटिलेटर की तो बात वाकई इसमें वजन भी होगा। कौन सा इदारा है जो इन्होंने प्राइवेट करके नहीं दे दिया, ठेके पे नहीं दे दिया? क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं ना, इनके अपने बहुत प्यारे प्यारे होते हैं जो इनको कमा कमा कर कमीशन दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ ये कैसे छोड़ सकते हैं? दूसरी हेल्थ कमीशन की जो बात आप लोगों ने उठाई, मैंने तो नोट कर लिया, इंशाल्लाह असेंबली में इस पे भी बात होगी। हम भी फिर फॉलो अप जरूर लेंगे इसका। खुद मुख्तार है, थैंक यू, खुद मुख्तार है और उसके पे हमारे नहीं चल सकते। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत सी, आप हमारे साथ थी और वो ये कह रही थी कि नया दिन का प्लेटफॉर्म जितने इश्यूज उठाएगा इसका फॉलो अप तो वो लाजमी लेंगे। और किरण, उन्होंने ये भी कहा कि जो हलीम आदिल शेख साहब ने एलिगेशन लगाई है उनको भी इस पे वेटेज नजर आती है। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रोल्स रॉयस दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में इसका शुमार होता है, लेकिन इसी कंपनी की ईमा पर असल कार से 8 गुना छोटा मॉडल भी किसी तरह से कम नहीं है। कीमत है जनाब $27,000 यानी तकरीबन 40 लाख रुपए। ये मॉडल बड़ा खूबसूरत है, बड़े ध्यान से इस पर काम हुआ है और इस कार के छोटे बड़े हिस्सों को बतौर खास तैयार करके इसे हूबहू हकीकी रोल्स रॉयस जैसा बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि असल कार की कीमत $3,30,000 और कंपनी ने इसके मदाहों के लिए ये मॉडल बनाया है। बस ये बस ना करें, बहुत ज़्यादा है। रोल्स रॉयस का मुख्तसर मॉडल छोटे बड़े 1000 इनफरादी हिस्सों और औजार को हाथों से जोड़कर बनाया गया है। जनाब, कबूतरों की अफजाइश करने वाले इदारे ने कई बरस की मेहनत के बाद ऐसे कबूतर पैदा करने में कामयाबी हासिल की जिनके पर और बाजू कुदरती तौर पर निहायत खूबसूरत और दिलकश हैं। ज़माना बदल गया है तो क्यों ना कबूतरों में भी कुछ ऐसी तब्दीलियां लाई जाएं जो हैरान कुन भी हों और खुशनुमा भी हों।
इस मकसद के लिए कबूतरों की ब्रीडिंग यानी अफजाइश नस्ल करने वाले इदारे ने दीदा ज़ेब कबूतरों की पैदाइश मुमकिन बनाई है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है जैसे ये कबूतर किसी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए हैं, जहाँ किसी माहिर हेयर ड्रेसर ने इनके परों को नित्य नए और दीदा ज़ेब डिज़ाइन से मुज़य्यन कर दिया है। बड़ा दिल को लुभाते हैं ये कबूतर और इनकी कीमत भी अब इस सज धज के बाद बढ़ गई है। टशन देखें आप बस। क्या बात है। तुर्क आर्टिस्ट ने दुनिया का सबसे छोटा शतरंज बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले नेकाटी करमज ने आलमी रिकॉर्ड बनाकर ये साबित कर दिया कि शौक का कोई मोल नहीं। अगर हौसले बुलंद हो तो फिर क्या नहीं किया जा सकता, और सिर्फ हौसले बुलंद नहीं, साबित कदमी भी हो तो फिर कोई मात दे नहीं सकता। और उनका ये भी कहना था इस सिलसिले में कि ये शतरंज आलमी रिकॉर्ड रखने वाली शतरंज से 2 गुना छोटी है। इसे तैयार करने के लिए गुज़श्ता 6 माह से रोज़ाना 6 घंटे तक वो काम करते रहे। आर्टिस्ट को छोटी चीज़ें तैयार करने में खासी महारत हासिल है और इससे पहले 40 इंतहाई छोटी अशिया तैयार वो कर चुके हैं और इन्हें नुमाइश के लिए पेश भी किया जा चुका है। तो साजिश कितनी बड़ी हो, शतरंज इतनी छोटी भी हो सकती है। कोई फ़ायदा है? चलिए जी वापस आ जाते हैं। एक और खबर है हमारे पास, इस पर अच्छा जुमला था। अच्छा ज़ाहिरा, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर तो आपके सामने हमने रखी हैं और ज़ाहिरा हम आज अच्छा, लेकिन एनीवेज अभी हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इसलिए गुज़श्ता घंटे में हमने ज़ाहिरा डिस्कशन की थी कि जो सीरियस एलिगेशन है उनकी तरफ से कि जो वेंट हैं वो सिंध हुकूमत ने ठेके पर दिए हैं, तो वी थॉट कि हम उनसे इसका रिस्पॉन्स लें। सर बहुत शुक्रिया, नया दिन को आपने वक्त दिया है। सबूत है सर आपके पास इस बात के कि ठेके पर दिए गए हैं वेंटिलेटर सिंध हुकूमत की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को? देखिए, मैं ना नैब हूँ, ना एंटी करप्शन हूँ, ना मैं कोई आपका समा का जो इन्वेस्टिगेटिव यूनिट होता है वो जो लोग सबूत लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पास जो सबूत है वो इतना बड़ा है जिसको नो वन कैन डिनाई इट कि यहाँ सिंध में तकरीबन 600 के करीब 344 पब्लिक सेक्टर के वेंटिलेटर्स मौजूद है ओवरऑल सिंध के अंदर और तकरीबन 304 जो प्राइवेट सेक्टर के मौजूद हैं। और आपने खुद समा ने बताया है कि कितनी दफा वज़ीर आला साहब एक फिगर देते रहे, मुर्तज़ा दूसरी फिगर देते रहे और 287 की फिगर भी हमने देखी। उसके बावजूद 199 वेंटिलेटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं एनडीए में, जिसमें 25 वेंटिलेटर्स वो हैं जो बाईपैप पे अभी मिले, जो कल भी मिले, 10 तारीख को मिले हैं, जो कि अमन एम्बुलेंसेज में लगते हैं। इतने सारे वेंटिलेटर होने के बावजूद आसान अल्फाज है, देसी आदमी 88 लोग थे परसों वेंट के ऊपर। उसके बाद एक एक मरीज के लिए हमें जलील होना पड़ता है। एक वेंट को बता दें दिन में 20 खून करने पड़ रहे होते हैं, आपको पता है। तो फिर वो जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए वेंटिलेटर्स? तो फिर इसमें जो सब कुछ हम देखते रहे आज तक, या तो फिर वो ठेके पे दे दिए गए या बेच दिए, और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, यानी वेंटिलेटर्स होने के बावजूद। और मैं देखिए, मेरे पास, मैं और कंफर्म करूंगा, मेरे पास आज 75% में पहुंच चुका हूं कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये वेंटिलेटर्स दिए हैं और ठेके पे दिए हैं, पीछे से दिए उनको। लेकिन मैं, चूंकि मैं जिम्मेदार एक शख्स हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं उसको आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में बताऊंगा कि सरकारी वेंटिलेटर किस प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़े हैं। मैं इंशाल्लाह समा को बताऊंगा और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि वेंटिलेटर्स होने के बावजूद नहीं मिल रहे तो कहाँ चले गए? इसमें कोई शक नहीं सर, ये सवाल बड़ा अहम है कि जब वेंटिलेटर मौजूद हों और नए वेंटिलेटर मिल जाएं और उस वक्त भी आप ये कहें कि वेंटिलेटर मौजूद है, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है आपने। और मुझे खुशी इस बात की, आपने कहा कि 75% आपने इस पर काम किया और आप शेयर करेंगे कि किस हॉस्पिटल को दिए गए। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर एनडीएमए की तरफ से वेंटिलेटर दिए जाते हैं, एनडीएमए चेयरमैन खुद ये बात करते हैं कि उन्होंने कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज को दिए हैं, जिस तरह अमन का आपने नाम लिया, SMRC सिंध मेडिकल एंड रेस्क्यू सर्विसेज, लेकिन उसके साथ साथ ईदी और इदारों को दिए गए हैं। सर ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है कि सिंध हुकूमत उनको ना काउंट कर रही हो, बिकॉज सिंध हुकूमत को डायरेक्टली नहीं दिए गए, हॉस्पिटल्स को, इदारों को दिए गए। नहीं, जी आप मिक्स कर गए हैं। अच्छा। एम्बुलेंस को, अमन को नहीं दिए गए, उन्होंने सिर्फ एधी का बताया है कि जो एधी को मिले हैं। आपको पता है यहाँ तो राशन भी काउंट कर लिया गया, सैलानी बांट रहा था, उन्होंने कहा हम बांट रहे, उन्होंने अपनी गिनती में लगा दिया। एधी ने राशन बांटा, उन्होंने कहा हमने बांटा। आलमगीर ने बांटा, उन्होंने कहा हमने बांटा। यहाँ तो एधी साहब जो है, फैसल एधी, उनकी जो टास्क फोर्स है उसका हिस्सा है। अमन के लिए नहीं कहा, मैं मिक्स कर रहे होंगे। उन्होंने कहा अमन एम्बुलेंस में लग सकते हैं। अमन एम्बुलेंस आजकल सिंध गवर्नमेंट ने ली हुई है। और बात यह कि ये जो सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे वज़ीर आला साहब ने कहा कि 30 करोड़ हमने उसको दे दिए, इंडस को दे दिए 50 वेंटिलेटर खरीदने के लिए।
ऐसा बात नहीं, तमाम सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सिस्टम में आए हैं और यहाँ मरीजों को मिलना चाहिए, उसको मैनेज हेल्थ डिपार्टमेंट ने करना है, गवर्नमेंट मैनेज करना है, जो भी है बिल्कुल। और ये मैं उम्मीद करती हूँ काउंट कर सकते हैं तो वेंटिलेटर भी काउंट करें ना उसके। हलीम आदिल शेख साहब, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो अगला 25% है ना, ये जल्दी से हो जाएगा, फिर आप जल्दी से बताएंगे, बात आपकी पूरी तरह से साबित हो पाएगी। अच्छा चलिए ये बताइए कि ये कोरोना है, हम लड़ रहे हैं इससे, ये सब कुछ चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी बहस अपनी जगह। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट। एक आम आदमी जो बहुत परेशान है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक सवाल। दूसरे ये कि आप पीटीआई रहनुमा के तौर पर सिंध हुकूमत, बजट के मामलात, इस सबको कैसे देखते हैं? एक छोटी सी ऐड कर दूंगा, फिर मैं बजट के ऊपर आता हूँ। कल जिस अंदाज से सेक्रेटरी सेहत को हटाया गया, वो आपस की वज़ीर आला और वज़ीर सेहत साहिबा की लड़ाई थी। किसी को सदारती अवार्ड देना था, जिसको वज़ीर आला साहब दिलवाना चाह रहे थे, वज़ीर सेहत नहीं देना चाह रही थी, वो अपने ब्लू आइड ऑफिसर को देना चाह रही थी, वज़ीर आला अपने को देना, जिस चक्कर में सेक्रेटरी सेहत तब्दील कर दिए गए। ये तो सीरियसनेस है, लोग मर रहे हैं और ये सदारती अवार्ड देने के चक्करों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और एक सेक्रेटरी को हटा के दूसरे को छोड़ देते हैं। अब मुझे बता दें बजट क्या आ रहा है। चले पीटीआई गवर्नमेंट बजट क्या लेकर आ रही है वो बताइए। जी क्या कर रहे हैं आप लोग? समझते हैं तो देखिए बजट के अंदर एक तो ये कर रहे हैं, आप देखिए कि हमारे साथ जो हुआ, पिछले साल भी हमने 5,000 अरब का कर्जा अदा किया था फेडरल गवर्नमेंट ने। पिछले साल 3,000 अरब रुपए जो शरह नमू जो हमें क्या कहना चाहिए नुकसान हुआ है जीडीपी को, उसके अंदर कोरोना का बहुत बड़ा दखल है। लेकिन उसके बावजूद ना इन 2 सालों के अंदर ना स्टेट बैंक से 1 टका तक नहीं लिया फेडरल गवर्नमेंट ने। और इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि कोरोना के लिए और हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ होने जा रहा है और मैं समझता हूँ आसानियां होने जा रही हैं। एक बात और बता दें, एक बात और बता दें, इस बजट के बाद में ये कहा जा रहा है कि जैसे मौसम आते हैं ना मुख्तलिफ, वैसे ही फिर एक बजट आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्राइसिस तो है। ये आजकल ना ऑपोजिशन अच्छी खासी तनकीद कर रही है सबके ऊपर। देखिए क्राइसिस तो है ना, क्राइसिस को निपटने के लिए अगर आगे जाके कुछ होता है तो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। ये कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुश्किल हालात के अंदर 121 अरब रुपए गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये इन हालात में कोई सूबाई हुकूमत ने तो नहीं किया ना, कोई सोच नहीं सकता था। इस मुश्किल हालात में हमारी इकॉनमी बहुत बड़े प्रेशर में थी, उसके बावजूद जो हमने 144 अरब का फेडरल गवर्नमेंट ने जो लोगों को रिलीफ देने का एहसास इमरजेंसी के थ्रू प्लान किया था, वो 160 अरब लोगों को दिया। ठीक है सर, इसके स्टैट्स डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा वक्तन फवक्तन शेयर करती आई हैं। मैं बताता हूं कि मतलब इस प्रेशर के बावजूद, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, लेकिन एक और प्रेशर भी है सर, कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा। जी ठीक, आपने कहा कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताएं कि जो ऑलरेडी टैक्स है वो सैलरीड पर्संस पर जो, उससे मुतालिक कोई तजवीज़ है कि कम किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े लोगों के ऊपर तो प्रेशर आएगा, लेकिन गरीबों को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी गरीबों को बेनिफिट कैसे दिया जाएगा। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। मजीद फिगर्स की तरफ मत जाए, आप भी फंस जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। सिर्फ बजट ही नहीं जनाब, बहुत सारी बातें आज उन्होंने कर दी और साथ के साथ हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है कि बस 25% दूर है वो अपनी बात को साबित करने से। लेट्स सी, कुछ दिन और सही, और अगर उन्होंने कह दिया है कि वेंट ठेके पर दिए गए हैं तो ये इसके सबूत सामने आने चाहिए। एक ज़ाहिर जिसने इल्ज़ाम लगाया सबूत तो वही देकर उन्होंने कहा कि उस पर काम करें। नहीं, बस बढ़ते हैं आगे। एक अहम सवाल किया जाता है और वो ये होता है कि हम कितना सीरियस हैं कोरोना को लेकर। क्या कोरोना वाकई हकीकत है या नहीं है? कितने फीसद पाकिस्तानी कोरोना को हकीकतन खतरा मानते हैं? हम आपको बताते हैं, क्योंकि एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के मुताबिक 3%, सिर्फ 3% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इन देयर माइंड्स हैं कि कोरोना वाकई हकीकत है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कोरोना फैल रहा है और फैलता ही चला जा रहा है। और नहीं, ये 3% इनको मेरे ख्याल में ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा किरण, इस पर एक मैं, एक आप, एक आधा कोई और होगा। मुझे एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि किरण ये जो डाटा है, इस पर जब हम ये देखते हैं कि सैंपल साइज क्या है, तो वो सैंपल साइज पर कुछ सवाल जरूर उठेंगे। सैंपल साइज बहुत छोटा था। एनवेस गिलानी रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे से ये मालूम हुआ है कि हर 5 में से 4 यानी 83% पाकिस्तानियों के मुताबिक बुखार कोरोना वायरस की अलामत है, जबकि 74% लोगों के मुताबिक खुश्क खांसी कोरोना की अलामत है। अवामी आरा और समाजी रवैया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शहरयार बुनेरी ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर, इस वक्त पाकिस्तान में 1,25,000 कोरोना केसेस हैं और जाहिर है एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने टेस्टिंग उस तरीके से की नहीं जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी। अमवात भी हम देखते हैं कि 2,000 से ज़्यादा अमवात अब पाकिस्तान में हो चुके हैं और एट दिस पॉइंट सिर्फ 3% लोग इसको हकीकतन ख़तरा मान रहे हैं। सर, ये तो अलार्मिंग है कि कब हम समझ पाएंगे कि वाकई ये ख़तरा है, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। पाकिस्तान में सिर्फ 3% अभी तक समझ रहे हैं कि कोरोना इज़ रियल। इसमें दो चीज़ें आती हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जब ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन होती है जिस तरह हमारा कोरोना वायरस पैंडेमिक है, तो एक बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर है जो डिजीज़ की वजह से मतलब एनवायरनमेंट में आ गया। अब द थिंग इज़ कि एक्चुअल एक रिस्क फैक्टर है वो एक अपनी जगह पे होता है और रिस्क परसेप्शन दूसरी जगह पे होता है। तो उसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज कोई डिजीज़ है जिसमें आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन है 10%। अब लोग जो हैं वो दे कैन परसीव दैट रिस्क as less than or more than what is actually happening. तो टिपिकली क्या होता है कि जी जब भी ये पैंडेमिक टाइप सिचुएशन होती है और जब भी मतलब नंबर ऑफ केसेस आर लो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो पीपल अंडर परसीव दैट परसेप्शन। उसका मतलब ये है कि पीपल अस्यूम के द रिस्क इज लो एंड इट एक्चुअली इज। ठीक है, वो इस वजह से होता है क्योंकि देयर इज अ फिनोमेना दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिज्म बायस, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर होगी, हम शायद इम्यून हैं टू द डिजीज़, हमारे इर्द गिर्द किसी को अभी तक डिजीज़ अगर नहीं हुआ तो देन वी फील कि हम शायद ये डिजीज़ डजंट अप्लाई टू अस। अच्छा, अब उसको करेक्ट कैसे करना होता है, दैट इज़ अ क्रिटिकल इशू। ठीक है ना, क्योंकि अगर डिजीज आपके अराउंड इर्द गिर्द लोगों को नहीं हो रहा तो आप शायद ये असूम करेंगे कि जी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द डिजीज इज 0, मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजीज। तो देन पीपल हैव टू टेल यू, या इंफॉर्मेशन हैज टू कम फ्रॉम समवेयर दैट चेंजेस योर रिस्क परसेप्शन, राइट। अब इसके अंदर अगर एक अथॉरिटी है जो आप ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी रिस्क है, तो आप मानेंगे और उससे आपका रिस्क परसेप्शन फिर कैलिब्रेट होगा एंड देन यू विल टेक इट सीरियसली। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो आदाद शुमार है ना, इससे ये बड़े आराम से मालूम किया जा सकता है कि अवाम कोरोना की अलामात से मुतालिक भी क्लियर नहीं है, अंदाज़ों पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कम मालूमात आधी बात, दोनों परेशानी को बढ़ाती है। अब बताइए इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? सूरत हाल में देखिए, मैंने 1-2 पेपर्स भी इस टॉपिक पे लिखे हैं एंड एक्चुअली एक किताब भी मैंने इसी टॉपिक पे लिखी है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग देनी है, राइट। मतलब आपने सुना होगा SOPs भी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, वो कंफ्यूजिंग भी हैं, पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड देम। It has to be very very clear and very very consistent कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी जान खतरे में है। It has to be very very clear। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो बहुत क्लियर थे फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जिस तरह वॉशिंग योर हैंड्स, ठीक है। इस पे बहुत क्लियर गाइडलाइंस थी वेस्टर्न कंट्रीज में कि इफ यू डोंट डू दिस आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। या लॉकडाउन की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी इट्स वेरी क्लियर गाइडलाइन। और बल्कि अगर लॉकडाउन पे भी बात करें, वो लॉकडाउन एग्जिस्ट भी इसलिए होता है क्योंकि जो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, आप फील करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन फॉलो नहीं कर सकती, तो देन आपको एक एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन लेना होता है टू इंश्योर कि पीपल्स लाइव्स आर सेफ एंड सही। डॉक्टर साहब, जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी राय पर असरअंदाज होता है, जो पॉलिसी साज हैं उनकी बात भी राय पर असरअंदाज होती है। आपको लगता है कोरोना के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिस तरह की हम राय सुनते आए और यही वजह है कि सिर्फ 3% पाकिस्तानी अभी इसे ख़तरा समझ रहे हैं, इसको रियल समझ रहे हैं?
देखिए 3% तो अब वो पोल ने वो रिजल्ट दिया है। अब मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह देखनी है कि उन्होंने सैम्पलिंग कैसे की है, और वो भी इट्स अ स्नैप पोल, तो मतलब 3% इज डिफिकल्ट टू गेज, यू नो। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिवनेस भी नहीं है। आपने देखा होगा मेल्स का प्रोपोर्शन इज मच हायर देन फीमेल्स का प्रोपोर्शन, व्हिच टेंड्स टू बी इन लाइन विद सर्वेज डन इन पाकिस्तान। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 3% इज वेरी वेरी लो, बट दैट बीइंग सेड इट्स नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली किस, the nature of the question is not quite clear. मतलब वो भी मैंने रिपोर्ट जो थोड़ी बहुत देखी है उसमें सिर्फ ये मुझे समझ आई कि people are unsure. तो unsure means lots of things ना, मतलब उनको conflicting information मिल रही है और उसकी वजह से वो एक सही से opinion formulate नहीं कर पा रहे। वो अब उनकी जो probability उनके दिमाग में है could be lower, could be higher, is not exactly the same. That's fine, that can happen. बल्कि अगर आप दूसरी countries में भी poll करें तो people can have very different perceptions as well. The main thing is कि जैसे भी आपके लोगों के perception होती है, उनको करना क्या है in the meantime is very very important and very very critical. उनको guidance क्या देनी है, that is very very important and that is very very critical, so that people are able to protect themselves. अब इस वायरस की 2-4 और प्रॉब्लम्स भी हैं। उसमें ये है, एक तो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं, मीनिंग कि वो लोग जिनमें बीमारी है लेकिन वो सिम्टम्स नहीं शो कर रहे, मतलब वो स्प्रेड कर रहे हैं बीमारी विदाउट एक्चुअली लुकिंग बीमार। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो बीमारी की ऑनसेट भी डिलेड होती है, मतलब कि अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूं तो मुझे अप टू 2 वीक्स लग सकते हैं बीमार होने में। तो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट कि बीमारी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो बहुत इरेगुलर है, ठीक है, और उसकी वजह से वो कैलिब्रेशन जो है वो इंटरप्ट हो रही है बार बार। सो द ओनली थिंग यू कैन डू टू कॉम्बैट दिस, अगेन जो वेस्टर्न ममालिक में होती हैं जिसके अंदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्लियर गाइडलाइंस देती हैं, वो बोलते हैं कि यार आप चाहे किसी से इंटरेक्शन आपका ना हुआ हो जिसको बीमारी है, फिर भी आपको हो सकती है बीमारी, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। राइट, थैंक यू सो मच बीइंग विद अस टुडे डॉक्टर शहरयार साहब। कोरोना से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ सर्वेज हैं जो हमने आपके सामने रखे थे। अब हम बात करते हैं, कोरोना ने मुतासर तो यूँ सबको किया है, लेकिन इस चैलेंजिंग टाइम में बजट आना है, बजट भी मुतासर होगा साल 2020-21 के लिए। वफाकी बजट आज पेश होना है। कोरोना वायरस और दीगर मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए नए बजट में रिलीफ इक़दामात का ऐलान मुतवक्किल है, जिससे मुल्क में कारोबार और सनतों का पहिया दोबारा रवां रखने में मदद मिलेगी, मिलनी चाहिए। यही हमारी तरजीह होनी चाहिए। सवाल तो ये है अवाम का कि क्या रिलीफ मिलेगा या हर साल की तरह वही होगा जो होता है। मेरा सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ होगा पहले, लेकिन फिर उसके बाद में आप ये वाला सवाल जरूर कर लीजिएगा ना। तो इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए अब हमारा साथ देंगे मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद। वेलकम टू नयादन, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी बारी आएगी। आ गई ना। आम आदमी भी यही सोचता है हमारी बारी कब आएगी। ये मुझे बताइए, आजकल ये तनकीद बड़ी की जा रही है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि कोरोना तो अब आया है, ये जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है कोरोना के से हालात चले ही जा रहे हैं। अगर हम इकॉनमी की बात करें, पहले तो इस पे कमेंट कीजिए कि वो सारे के सारे हालात से लेके अब तक, तो फिर बजट ऐसे ही आना था जैसा आ रहा है, या फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया हुकूमत के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोरोना से पहले हालात थे ऑब्वियसली तो कोई इतने अच्छे नहीं थे। इकोनॉमी पे डाउनटर्न ही था। इकोनॉमी जो है हमारी स्क्वीज ही हो रही थी, यानी कि इकोनॉमी जो है श्रिंक ही हो रही थी, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2%, 2-2.5% एक्सपेक्टेड थी, और मेरे ख्याल में 2-2.5% भी बिफोर कोरोना शायद ना आती, क्योंकि कॉटन में डिक्लाइन था, हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट में डिक्लाइन था। अब तो लोकस अटैक भी हुआ है, और उससे पहले जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा, वो वैसे ही इम्पैक्ट हो रहा था, और बैक टू बैक जो है नेगेटिव ग्रोथ उसमें आ रही थी। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, अब अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब गिवन द सिचुएशन। और उसके साथ साथ जो है
टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। तो देखना ये होगा कि ये कोविड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी कोविड जो है उसने हमारी इकोनॉमी को और बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, इकोनॉमी वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी है ये कि आपकी एक तो वीकनेसेस इसमें कवर होती हैं, दूसरा ये कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोकल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ताकि जो भी हम इंपोर्ट करते थे, क्योंकि देखें कोविड के बाद अब ट्रेड फ्लोज, आपके फाइनेंशियल फ्लोज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या उनकी शेयरिंग थोड़ी टफ होगी। शायद ट्रेड फ्लोज बहुत ज्यादा ना होने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रुक जाएं, हो सकता है क्योंकि ट्रैवल कम होगा काफी अरसे तक। तो लगता ये है कि आपके यहाँ लोकल सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। फिर चाइना और जो यूएस की जो वॉर चल रही है, इन दोनों के दरमियान में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम उस पर कैपिटलाइज करें कि कैसे हम फैक्ट्रीज को इस तरफ ला सकते हैं, अपनी तरफ इंसेंटिवाइज करके इन्वेस्टर को ला सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्रिटिकल जो सप्लाई चेन होती है वो लोकली कैसे डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और जो है हमारे यहाँ हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो। तो देखिए बजट बड़ा क्रिटिकल होगा ये वाला जो आने वाला है। अच्छा देखिए, ये सारी बात अपनी जगह ना, हम ये ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं सारी की सारी, बावजूद इसके इस पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फूड चेन्स हैं अभी तक परेशान है। ये मैं ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन है उस सब के बाद की बात कर रही हूँ ना, मैं उस सब के तनाजुर में बात कर रही हूँ। अभी भी जो फूड चेन्स हैं वो अभी भी प्लान कर रहे हैं कि हमको एहतजाज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे मामला बेहतर नहीं हो सकते, सीधे नहीं हो सकते। अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं, आपने खुद भी कहा कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ भी इस सारी सिचुएशन में काम करना मुश्किल हुआ चला जा रहा है। तो अब वो जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो देना भी होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे मामलात को इंश्योर करना भी होगा। यानी बात सिर्फ सजेशंस की नहीं है, इम्प्लीमेंट कराने की भी है। बिल्कुल है। देखिए ना, आप बताएं मुझे एसओपीज कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, और अभी आप देखें हमारे यहाँ तो पीक अभी आया ही नहीं है। अभी तो जो है वो पीक कभी आना है स्प्रेड का। और आप ब्राजील की तरफ देखें, अब बात देखें कितनी बढ़ गई है और सिचुएशन जो है वो हाथों से निकली जा रही है। देखिए एक तो हमें ये हेल्थ क्राइसिस है, मतलब कॉज जो है वो हेल्थ है, इसको तो डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज ये इकोनॉमी, बजट्स और एलोकेशंस ये जो है ना वो आप उनको कैचअप नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरफ अगर आपके हालात हेल्थ वाइज ठीक ना रहे, आपकी कैपेसिटीज जो हैं हॉस्पिटल की वो रन आउट, मतलब वो खत्म होती जा रही हैं और आपके यहाँ मरीज बढ़ते जा रहे हैं और आपके यहाँ स्प्रेड भी नहीं रुक रहा। तो देखिए ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज्यादा जो है वो पुश नहीं किया अभी तक। तो मेरा पॉइंट बिल्कुल वही है जो आप कह रही हैं कि देखें इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे आप एलोकेट करते हैं कुछ कोई एलोकेशन करते हैं आप फाइनेंशियल लोगों को देने के लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 1.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस किया था। अभी तक जो है तकरीबन कोई 350-400 अरब रुपए जो है स्पेंड कर चुके हैं, अभी काफी बाकी है। और उसके अलावा जो IMF और दूसरे जो है डोनर एजेंसीज की तरफ से पैसा आ चुका है, तकरीबन कोई 600-700 बिलियन रुपीस आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही रिसोर्स नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ही हम आउट हुए हुए हैं, बिल्कुल ही टैक्सेस नहीं है या हमारे पास एड, ग्रांट और लोन नहीं आ रहे। इसकी वजह से वो सब आ रहे हैं। हमें देखना ये कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसा जो आ रहा है उसे हम किस तरफ लगाएं, जाया ना होने दें। क्योंकि अगर जाया होने दिया तो वही, जैसे अगर हम 400-500 अरब सिर्फ गवर्नमेंट को रन करने में लगा दें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रन करने में लगा देंगे, हेल्थ, एजुकेशन और ये जो क्राइसिस है इसकी मैनेजमेंट में नहीं लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में इस बजट को कोरोना बजट जो है वो नहीं कहलाना चाहिए। लेकिन होपफुली टैक्सेस लगता है कम होंगे और मुराद ज्यादा होंगी। अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर वो होता है सब कुछ तो डेफिनेटली जो है इकोनॉमी के लिए बेहतरी होगी, एटलीस्ट थोड़ी सपोर्ट मिलेगी इन जो है हालात में। अच्छा, अब देखिए मुआशी तज्जियाकार के तौर पर ही अगर देखा जाए इस मामले को, खुर्रम शहजाद साहब की क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? गुजरा साल, आने वाला बजट ही के पर्सपेक्टिव में कैसा टाइम हम गुजार गए और आने वाला वक्त कैसा है, या यूं कहिए कि अगले बजट तक के हालात कैसे हैं? देखिए अगर फ्रैंकली पूछें तो हालात कोई बहुत अच्छे लगते नहीं है उस तरह से। एटलीस्ट मीडियम टर्म में टफ हालात होंगे, क्योंकि देखें अभी हमारे यहाँ, मैंने जैसे पहले कहा ना, कोई रीजन बताएं जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी अगला साल तो परफेक्ट होगा या बहुत बेहतर होगा। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता। हाँ, डिपेंडेंट है कि वैक्सीन आ गई या कोई इलाज आ गया या फिर हम इसको कंट्रोल कर पाए स्प्रेड को, क्योंकि हमारे यहाँ स्प्रेड अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो जब तक स्प्रेड कंट्रोल नहीं होता, अम्मात नहीं रुकती,
या फिर जो है हम हेल्थ जो कैपेसिटीज हैं उनको बिल्ड नहीं कर लेते, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये सोच सकें, रियलिस्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि 3 महीने में, 6 महीने में, एटलीस्ट 1 साल में कि जी बहुत बेहतर हो जाएगा या इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। ये टफ कॉल है। ये हो सकता है कि 3 से 6 महीने मजीद टफ हो, उसके बाद एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो, इंशाल्लाह ऐसा हो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो, आहिस्ता आहिस्ता हम काबू कर पाए सिचुएशन पे। लेकिन देखिए इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये जो बजट होगा इसमें हेल्थ के लिए क्या होता है, एजुकेशन के लिए क्या होता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी। फिर आपका फेडरल गवर्नमेंट ये देखे कि हम किस तरह से टैक्सेस को जो है वो रैशनलाइज कर सकते हैं ताकि बिजनेस पे एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। बिल्कुल एक छोटी सी बात अगर आप जो है इस गुत्थी को सुलझा सकें। अमवात का रेशो बढ़ता जाए और इकोनॉमी चलती जाए, क्या ये मुमकिन है? क्या ये कहा जा सकता है कि जिंदगी वर्सेस इकोनॉमी, इस फॉर्मूले में इकोनॉमी को फोकस किया जाए? ये हम बहुत सारे लोगों से पूछ चुके, एक इकोनॉमिस्ट क्या कहता है वो आप हमें बताइए। हेल्थ पहले। वो क्यों पहले? वो इसलिए कि देखें अगर इंसान जो है वो सेहतमंद होंगे, इंसान बेहतर होंगे तो नेचुरली इकोनॉमी चला सकेंगे ना। कोई खलाई मखलूक आके तो नहीं चलाती है। खलाई मखलूक लिटरली खलाई मखलूक मेरा मतलब है, यानी कि कोई बाहर से आके तो नहीं चला सकता ना आपकी इकोनॉमी को, आपके अपने लोग चलाएंगे। वो सब कुछ कह गए। खुर्रम शहजाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। रात ज़ाहिर है 4 बजे बजट आना है और अभी कुछ मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली सरकारी मुलाजिमीन के कि क्या बजट में उनके लिए कोई रिलीफ है। लेट्स सी, वेट फॉर 4 PM। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर हमारे पास है। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वजारत सेहत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुआहिदा हो गया है और डिवाइसेस जो हैं उनको बनाया जाएगा। वो उन डिवाइसेस से मुताल्लिक़ मुझे फवाद साहब से गुफ्तगू आज करनी थी, और इसके साथ साथ ज़रा वेंटिलेटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, किट्स हो, इससे मुताल्लिक़ भी हमने ज़रा पूछना है कि कहाँ पर हम इस वक्त स्टैंड करते हैं। ज्वाइनिंग अस टुडे फवाद चौधरी साहब, वेलकम कहेंगे आपको नया दिन में। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये EM डिवाइसेस एग्जैक्टली हैं क्या? देखें, ये जब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल डिवाइस कोई भी हम अपनी नहीं बना रहे। ओके। चाहे स्टेथोस्कोप से लेके चाहे इंजेक्शन की सिरिंज हो, कुछ भी हो, हम अपना नहीं बना रहे थे और हर चीज हम बाहर से मंगा रहे थे। ये जब कोविड का क्राइसिस आया और ये सारा मामला शुरू हुआ, जो आपके प्रोग्राम में आपने बड़ा हमें जबरदस्त तरीके से आपने उसको बताया भी और फॉलो भी किया कि किस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। अब हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो जन्म ले रही है। ओके। जो वेंटिलेटर्स जो हैं वो एक्चुअली खुद एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। जब ये वेंटिलेटर्स जो हैं, अब 3 वेंटिलेटर्स जो हैं अब ह्यूमन ट्रायल के ऊपर हैं, यानी जो फाइनल ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो जारी हैं अब, और उनका 4 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे और फर्स्ट कमर्शियल फेज जो है उनका आने वाला है। उसके नतीजे में ये जो लोगों ने ये वेंटिलेटर डिजाइन किए, उनके कई जो लोग साथ थे, अब उन्होंने डायलिसिस मशीन भी अपनी हमने पाकिस्तान में बनाई। सर, लेकिन जो 3 डिजाइन ह्यूमन ट्रायल पर हैं, शेयर कर सकते हैं? तो अभी 4 दिन बाकी हैं, बट शेयर कर सकते हैं? तीनों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं? ये तो एक्चुअली फॉर्मेलिटी है। वो तो रिजल्ट्स उनके सारे मशीनों के ऊपर, हर लैब्स के ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं। बट चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आप उसको ह्यूमन ट्रायल भी करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल। अदरवाइज ये तीनों डिजाइन्स बेहतरीन है और इस पर हम इंशाल्लाह जल्द मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और ज़ाहिर है वो पहले तो नेशनल लेवल पर यूटिलाइजेशन, उसके बाद ही हम उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सर, किट्स से मुतालिक मुझे प्लीज़ बताइएगा 2 सवाल। एक तो ये कि आपने इनिशियली यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा था कि जो किट्स पाकिस्तान में आ रही हैं बाहर, ज़रा बाहर से ही आ रहे थे सारे किट्स, ड्रैप का अप्रूवल नहीं था, जिस पर वफाकी हुकूमत यानी आप ही के एक और वजीर थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, अप्रूवल के बगैर आ नहीं सकते। चेयरमैन NDMA साहब ने भी हमारे शो में कहा था कि NDA के ऐसी कोई किट्स आ नहीं सकती ड्रैप के अप्रूवल के बावजूद के बगैर। अभी क्या स्टेटस है? जो किट्स आ रही हैं अप्रूव्ड हैं? अब जो आ रही हैं, अब उन्होंने कुछ रेगुलराइज जो है वो किया है और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने जो है वो अब क्रिएट किए। जो शुरू में पहला हल्ला आया था उसमें तो कोई अप्रूवल नहीं थी। अब भी फ्रेंकली हो यही रहा है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं, या हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको तो करोड़ के करीब जो है वो हर जगह के ऊपर ही नया रूल और रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। जो इम्पोर्टर है उसको फिर भी बड़ी आसानी है वो आए। दैट इज द रीजन कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मुश्किलात आती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और जो हम किट्स बना रहे थे जिस पर आपने बहुत गुफ्तगू की थी, वहाँ वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं? वो भी जो है उनकी भी फाइनल अप्रूवल हो गई है। अभी जब आज इंशाल्लाह मैं आपसे जाऊंगा 11 बजे, ड्रैप की एक फाइनल मीटिंग है जो साइंटिस्ट है उनके साथ, और इंशाल्लाह वो भी इसी हफ्ते
उम्मीद यही है कि वो मुकम्मल होकर वो भी मैन्युफैक्चरिंग। और वो किट्स इंटरनेशनल जो हम किट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कितनी मुख्तलिफ होंगी? रिजल्ट्स उसी तरीके से उतने ही डिले से आएंगे या थोड़ी जल्दी आएंगे? ये जो रिजल्ट्स हैं तकरीबन 6 घंटे में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इशू है कि इस वक्त हमें कॉस्ट कर रहे हैं 8 से 9 हज़ार रुपए का टेस्ट। जब ये किट होंगी तो ये हमें 2000 से 2500 रुपए में कॉस्ट करेगा। ये आप समझिए कि 1/3 कॉस्ट हो जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब, बावजूद इसके ज्यादा जो एक मैं ऐड कर लूँ, जो आपने कहा, जो मैं ये कह रहा हूँ, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर ये जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है जो नॉन एग्जिस्टेंट थी, अब 200 एकड़ के ऊपर जो फैसलाबाद की SEZ है वो कह रहे हैं कि हम 200 एकड़ आपके मुख्तस करते हैं, आइए और आप मेडिकल डिवाइसेस लगाइए। इसी तरीके से हम कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो लोग यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइसेस, इसका नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान विल बी, अभी हम नेट इंपोर्टर थे PPEs की। अभी देखिए पहले हफ्ते में जब हमने PPEs अलाउ किए हैं एक्सपोर्ट, पहले हफ्ते में हम $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगले 3 महीने में इंशाल्लाह हम $500 मिलियन के ऊपर पहुंच जाएंगे ये एक्सपोर्ट में। और मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इन 2 years टाइम पाकिस्तान विल बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ दिस, ये जो हमारा जो मेडिकल फील्ड है उसका $1.5 से $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान का। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अब ज़रा ये फरमाइएगा, आपके इल्म में है, बहुत बेहतर तरीके से आप ये मामला देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अच्छी खबरें सारी की सारी सर जो आप हमें दे रहे हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर इतने चैलेंजेस हैं, इतने क्राइसिस हैं, हम इसको एक अच्छी खबर के तौर पे तो ले सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर्स अपनी जगह पर ही बने रहेंगे कम से कम ये 2 महीना 3 महीना, या फिर जिस तरह की पीक की बात की जा रही है। सर ये थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। लेकिन बात यह है, ये तो हम चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। चैलेंज तो अपनी जगह पे मौजूद है, बहुत बड़ा है। और आपके सामने जो है वो हमने तो मई के शुरू में कहा था कि जून जो है उसमें हम पीक कर जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमने पीक कर ली। अब अगला आप देखना यह है कि ये पीक से हम उतरेंगे कब। सर हम पीक पर हैं? बिल्कुल पीक पे हैं अभी, और ये पीक कितना अर्सा जारी रहती है अब ये देखना है। अच्छा सर, यानी अब हम पीक पर पहुंच गए हैं। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जुलाई का एंड और अगस्त का स्टार्ट हम पीक देखेंगे, और अगर यही पीक है और इसी तरह से हम देखें दैट मींस 5-7 हज़ार केसेस डेली रिपोर्ट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। नहीं, केसेस तो बढ़ते जाएंगे ना। जब 5,000, प्रॉब्लम ये होता है कि देखें ना, इसमें ये है कि जो इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो 2, 4, 6, 8 नहीं है, वो है 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये कोरोना बढ़ता है। इसीलिए तो जो पार्लियामेंट में आप देखें ना, जब मैं कह रहा था ना कराएं, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी इन्फेक्टेड था, फिर 4 हुए, फिर 16 हुए, फिर 32 हुए, और अब 1/3 जो हमारी पार्लियामेंट है वो बीमार हो गई है। क्योंकि ये इसमें इसकी जो इसका जो बढ़ने का मामला है वो बहुत एक्सपोनेंशियल। सो ये जो पीक हम एंटर हुए हैं, अब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना टाइम इस पीक को आने में लगा है उतना ही टाइम जाने में लगेगा। यानी 3 महीने हम समझें। बिल्कुल 2 से 3 महीने कहेंगे। ठीक। अच्छा सर, ज़रा आपने इससे पहले हमें किट से मुतालिक बड़ी अच्छी खबर आपने दी कि वो 1/3 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो वेंटिलेटर, क्योंकि नॉर्मली 20-25 लाख रुपए का वेंटिलेटर अभी प्रोक्योर किया जाता है, 10 लाख से शुरू होता है एग्जैक्टली। तो जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, व्हाट इज योर आइडिया, वो वेंट कितने का होगा? तकरीबन जो भी इंटरनेशनल प्राइस है उसकी 1/3 होगा। जो डिफरेंट इसमें एक्चुअली डिफरेंट किस्में है ना, जब वो उसकी जो क्वालिटी है, या आप कहें कि फंक्शंस बढ़ते जाते हैं तो कीमत बढ़ती जाती है, तो इसकी जितनी भी जो भी इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त उसके 1/3 हमारी प्राइस होगी। ठीक सर, बहुत अच्छी खबर आपने शेयर कर दी, रियली अप्रिशिएट दैट। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग हो, अप्रूवल भी जल्द बात है। आपने बता दिया, बजट के ऊपर बात करने को दिल नहीं चाह रहा। यस, आज नहीं करते। फवाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। चलिए जी, हम बात तो कर रहे थे कि कोरोना पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो कहाँ पर पहुंची हैं, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आए रोज़ कुछ खबरें आती हैं और उस पर बहुत डिस्कशन हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना। फॉर एग्जांपल, हमने आगाज़ में जब ये गुफ्तगू की कि क्लोरोक्विन इंजेक्ट जो है वो ट्रीट कर रहा है, तो हमने देखा क्लोरोक्विन की प्राइस हाइक हो गई, वो मार्केट से गायब हो गया। इसी तरह और बहुत सी मेडिसिन और बहुत से तरीके इलाज से मुतालिक भी ऐसी खबरें अब 2-3 रोज़ से खबर ज़ेर गर्दिश है। हमने कल भी इस पर बात की थी कि बैन लगा दिया गया है इसकी सेल पर।
बैन लगा दिया गया है इसके यूजेज पर। कुछ हॉस्पिटल्स ही सिर्फ इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक्टेमरा के नाम से इंजेक्शन आता है। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर यह खत्म हो गया है क्योंकि इस पर बैन लगा दिया गया है। जो हॉस्पिटल्स यूज़ कर सकते हैं, जिनको इजाज़त है, सिर्फ वहीं पर ये यूज़ होंगे। इसके साथ साथ ये हुक्म जारी किया किरण के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो हॉस्पिटल है वो डेटा मुरत्तब करेंगे कि कहाँ से इंजेक्शन आया, किसको लगाया, रिजल्ट क्या थे। ये शोएब, आप तो दवाओं की बात कर रहे हैं ना, मैं जरा मेडिसिन से हट के तो मास्क की तरफ आ जाती हूँ। वो 100 से 300 से 1000 पे पहुंचा, फिर 3000 पे पहुंचा, फिर उससे भी ऊपर जाता रहा। सना मक्की जो आप एक बार खरीदें और फिर उसके बाद में वो साल 1.5 साल तक आपके जार में, आपके किचन में किसी कॉर्नर में रखी रहे, रोज आप उसका इस्तेमाल ना भी करें, वो भी सैकड़ा लग के उसकी प्राइस कहाँ पहुंच गई, याद है आपको? एग्जैक्टली। ये हमारा एक मिजाज सा बनता चला जा रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि अगर आपने ये कह दिया कि अदरक से इलाज है तो अदरक अगले दिन महंगी हो जाएगी, लहसुन कह दिया तो लहसुन महंगा हो जाएगा। तो ये एनीवेज मेडिसिन की बात हम करें, जरूरत है वो सोना बन जाता है। अच्छा किरण, लेकिन मेरा इस पर सवाल ये कि आखिर एक्टेमरा से मुतालिक डिस्कशन स्टार्ट कहाँ से हुई? हम ये तो बात कर रहे हैं कि अब बैन लगा दिया गया, लेकिन ये स्टार्ट कब हुई, इसका ट्रायल कब स्टार्ट हुआ और इससे मुतालिक कितनी गुफ्तगू क्यों होगी? क्योंकि अब ये खबर है कि इंजेक्शन ब्लैक में 3 से 5 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं थोड़ी इस बारे में पढ़ रहा था किरण कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इंजेक्शन इज यूज कौन करता है। आर्थराइटिस के मरीजों को ये दिया जाता है। तो द क्वेश्चन इज कि अगर ये बैन लगा दिया गया और नहीं मिलेगा तो जो ऑलरेडी इसको यूज करते थे वो क्या करेंगे? जोड़ों के दर्द के मरीजों को अब इंजेक्शन मिल नहीं रहा तो वो तो परेशान होंगे। और दूसरी जानिब कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने इंजेक्शन से इस्तेमाल से मुतालिक SOPs भी जारी किए, जिसका मैंने जिक्र पहले किया था कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हॉस्पिटल जिसको दी जा रही है, दरकार है। चलिए जी, दानियाल उमर की तरफ चलते हैं किरण के उन्होंने इस पर क्या रिसर्च किया। दानियाल प्लीज जरा स्टार्ट कीजिएगा, ये डिस्कशन स्टार्ट कहां से हुई कि एक्टेमरा इंजेक्शन है और ये पेशेंट्स को लगाया जा रहा है, जिसके बाद वो प्राइस हाइक हमने देखी। जी शोएब, ये इंजेक्शन है एक्टेमरा जो कि रॉश कंपनी है उसकी तरफ से पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उस इंजेक्शन को कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने अप्रूव किया जब उन्होंने ट्रायल्स किए मुख्तलिफ मेडिसिन के। अब आपको ये बात बताता चलूं कि तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन हैं जिनका ट्रायल इस टाइम पंजाब में चल रहा है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से मरीजों के ऊपर। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो मेडिसिन है एक्टेमरा, जिसको जो फॉर्मूला है टोसिलिजुमैब के नाम से भी ये जाना जाता है, वो इतना फेमस हो गया और उसके बाद जो है वो हर एक को ये लगने लगा कि शायद ये ही इंजेक्शन कोरोना वायरस का इलाज है, जिसके बाद इसकी प्राइस हाइक एक देखने में आई है। अब मार्केट में सिचुएशन ये है कि जितने भी इंजेक्शन पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों की फार्मेसीज के ऊपर, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मौजूद थे, वहां से ये खत्म हो गया है। ये कंपनी जो है वो जाहिर बाहर से इंपोर्ट करेगी, लेकिन मिल कितने का रहा है, चूंकि जाहिर है जो सबसे ज्यादा पैसे दे सकेगा उसी को ये इंजेक्शन मिलेगा। दनियाल, ओरिजिनली इसकी प्राइस कितनी थी और अब ब्लैक में कितने का मिल रहा है? शोएब, ओरिजिनली जो इसकी प्राइस है एक इंजेक्शन की वो तकरीबन 55 से 60 हजार रुपए तक की ये एक इंजेक्शन है और 2 इंजेक्शन जो है वो लगना लाजमी है, जिसकी कुल कॉस्ट 1,20,000 तक बनती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी के साथ जो डील कर रही थी उसके ऊपर गवर्नमेंट को प्रोक्योर करने के लिए ये इंजेक्शन जो है वो तकरीबन 20 से 22 हजार रुपए के दरमियान में पड़ना था। लेकिन 20 से 22 हजार का एक इंजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, लेकिन लोगों को वो मिल रहा है 3 से 5 लाख रुपए के दरमियान में। और कई ऐसे अस्पताल हैं जो निजी अस्पताल हैं, वो उनके डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। ये दोहरा दें दानियाल, ये जरा दोहरा दें कि ये पहले कितने का कोर्स इसका कितने का था और ये अब कितने का हो चुका है और ये ब्लैक में कितने का, प्लीज एक बार दोहरा दीजिए इसको। जी बिल्कुल, 60 हजार रुपए का ये एक इंजेक्शन था और अगर 2 इंजेक्शन लाजमी लगवाने का कहा जा रहा था कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से तो 1,20,000 इन टोटल बनता था, जिसकी सारी कॉस्ट गवर्नमेंट ने बेयर करनी थी। लेकिन ये इंजेक्शन अब 3 से 5 लाख रुपए के दरमियान मार्केट में मिल रहा है, यानी कि एक इंजेक्शन कम अज कम आपको 2 लाख रुपए तक का पड़ रहा है, जो 60 हजार रुपए का इंजेक्शन। ये आप लाहौर भर की बात बता रहे हैं ना, मैं जरा कराची के बारे में भी जानना चाह रही हूँ। दानियाल, थैंक यू, आप हमें इस बारे में बता रहे थे। हमारे रिपोर्टर फैसल खान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल खान, ये रवैया क्या है, इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे जरा ये बताइएगा एक मेडिसिन एक्टेमरा और फिर उसके बाद में क्या क्या उसके प्राइस में चेंजेस आते रहे लोगों के खरीदने के लिए जब उन्होंने दौड़ भाग लगाई है तो?
देखिए किरण, ये एक इंजेक्शन है जिसके लिए डॉक्टर ने मुख्तलिफ पेशेंट्स से, अभी क्योंकि कोरोना की कोई मेडिसिन तो दरियाफ्त नहीं हुई, तो कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर उनकी तबीयत को देखते हुए उसी हिसाब से कई डॉक्टर्स ने ये इंजेक्शन जो है एक एक्ट्रमा करके इंजेक्शन है जिसका तजर्बा किया और कई डॉक्टर्स ने उस पर मुस्बत नताइज देखने को मिले, जिसके बाद मुख्तलिफ पेशेंट पर ये आजमाया जाने लगा। तो इसके बाद ही ये वैसे तो मार्केट में 19,000 रुपए का था ये, लेकिन अचानक से जब ये देखा कि इसकी डिमांड बढ़ी और लोग इससे बेहतरी की तरफ आने लगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को लगे, ये डॉक्टर को डिपेंड करता है कि वो किस डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर ये रेकमेंड करता है और फिर उसको लगाया जाता है। एक इंजेक्शन लगता है, अगर उसमें बेहतरी आती है तो 12 घंटे बाद फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये वैसे तो मार्केट में 18 से 19,000 रुपए का था, बहुत 20,000 रुपए का ये आसानी दस्तयाब था, लेकिन अब जब से ये वाकया हुआ कि ये पता चला कि इसकी डिमांड बढ़ गई तो ये 70,000 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक ये जो है चला गया। और शुएब हैरत की बात ये है कि अब डॉक्टर ने इसके लिए अगर किसी पेशेंट को लगाना होता है, एक बात और हमने देखा कि पंजाब में तो बैन है, ये बैन सिंध में भी है इसकी फरोख्त पर? नहीं, बैन तो इस तरह का कोई नहीं है, क्योंकि ड्रिप एक इदारा है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी जानिब से इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। ऐसा कोई बैन यहाँ पर नहीं है। बहरहाल आपने बहुत दुरुस्त बात की फैसल, कि सिम्टम्स देखकर, मरीज की कंडीशन देखकर डॉक्टर ये फैसला करता है कि आपको ये इंजेक्शन लगाना है। तो प्लीज डू नॉट बाय दिस इंजेक्शन, डू नॉट यूज इट योरसेल्फ। हम हमेशा ये बात करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स की, और इसके साथ साथ अगर किसी ड्रग से मुतालिक आप ये सुन लें कि उसके किसी पेशेंट में मस्बत नताइज आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लगाना है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप सेहतमंद हो, आपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। एग्जैक्टली। और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा किसी डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं मामलात जो कुदरत से करीब होते हैं। मोरिंगा या सुहांजना, इसकी आज हम बात करते हैं। ये दरख्त अपनी बेशुमार अफादियत की वजह से दुनिया भर में करिश्माती दरख्त कहलाता है। इसका इस्तेमाल मजमूई सेहत से लेकर खूबसूरती में इजाफे तक के लिए मददगार समझा जाता है, माना जाता है। इसमें 300 बीमारियों का इलाज है, ये भी कहा जाता है। सुहांजने के दरख्त को डॉक्टर ट्री कहते हैं। तो आज हम इसी की बात करते हैं। हमको ज्वाइन कर रहे हैं हकीम अब्दुल गफ्फार आगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे सुहांजने की अफादियत के बारे में तो बताइएगा, लेकिन पहले मुझे ज़रा लोगों के रवैये के बारे में भी बता दें कि ये क्या है। क्या हमारे नज़दीक कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन एक खबर आती है कि ये खाने से, ये पीने से, ये दवा इस्तेमाल करने से कोरोना नहीं होगा, या फिर ये इसका इलाज है, तो हम दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। मेरा ख्याल है कि जो लोग कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, उन बड़े दिल के लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो लोग मरीज हैं और आईसीयू में हैं, जाएं, उनको गले मिलें, उनको तसल्ली दें, 8 दिन तक ये अमल जारी रखें, उसके बाद दोबारा ये ऐलान करें कि कोरोना कुछ नहीं है। देखिए, हम मौजूद हैं, इतने लोगों के साथ हमारी तस्वीर मौजूद है। सही। अच्छा सर, अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मोरिंगा से मुताल्लिक कुछ अफादियत तो हमने नाज़रीन के सामने रखी, लेकिन प्लीज़ आप बताइएगा। अच्छा, कुछ तस्वीर में हम साथ दिखा रहे थे, तो उसमें कैप्सूल्स भी थे। इज़ दिस द राइट वे कि हम कैप्सूल्स इस्तेमाल करें इसके, और यानी अफादियत भी थोड़ा सा बताइएगा और तरीका इस्तेमाल भी। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। मोरिंगा डायरेक्ट.com जो है इस बात को मना करता है कि मोरिंगा के पत्तों को उबाल कर उसकी चाय पी जाए, वो मना करता है। नो टू मोरिंगा टी तो हो गया जी, वो आमतौर। लेकिन देखिए, मोरिंगा टी को मैं मना नहीं कर, मैं अभी नहीं कह रहा। मैं बात आपसे अर्ज करूं, प्लीज। देखिए, मोरिंगा के पत्तों में 78.66 पानी होता है, 78.66%। अगर फर्ज करें कि मैं 100 ग्राम पत्ते लेता हूं तो उसमें 78 ग्राम अगर पानी निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो सिर्फ 21 ग्राम पाउडर हासिल किया। तो अगर वो पाउडर पत्ती में इस्तेमाल कर रहा हूँ और ड्राई लीव्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में अभी भी इस पे इख्तलाफ बाकी है कि इसको बॉयल करने से इसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि खत्म हो जाती हैं। ये एक डिफरेंट मामला है। हम कैसे इस्तेमाल करें और हम क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, एक चीज है तिब्बे यूनानी में, उसे कहते हैं तबीयत मुदब्बिरे बदन। हमारी तबीयत की बेहतर करने के लिए तदबीर इस्तेमाल करने वाला निज़ाम।
आप इसे ऑटो इम्यून सिस्टम कह लीजिए। तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो असल में कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसका ठीक होना है। और बाज़ औक़ात इम्यून सिस्टम का ज़्यादा काम करना और गलत सेल्स को, दोस्त सेल्स को मार देना भी हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। सर आप मुझे ये बताएं कि इसकी प्रॉपर्टीज पर जब हम जाते हैं तो एक इसकी प्रॉपर्टी है एंटी वायरल, और आजकल एक वायरस से हम लड़ भी रहे हैं। देखिए, वायरल के अगेंस्ट काम करने वाली जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सारी की सारी एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। और एंटीबॉडीज क्रिएट कौन करेगा? तबीयत मुदब्बिर बदन। और अगर तबीयत मुदब्बिर बदन उसकी तरतीब करके अपने जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा कर लेती है तो हम उस वायरस से महफूज हो जाएंगे। इसकी कहानी बड़ी टेढ़ी, इसकी कहानी बड़ी अजीब। मैं एक तो आपको आज एक नुस्खा बताऊंगा, अगर ये लोगों ने इस्तेमाल किया तो ये बड़ी आसानी से हमारी जिस्म की इम्यूनिटी पावर को बेहतर कर देगा। यही बताइए फिर तो। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है हरा धनिया 10 डंडियां पत्तियों समेत, पुदीना 10 पत्तियां, हरी मिर्च 1 अदद बीज निकालकर, ये मैं सिंगल पर्सन रेमेडी बता रहा हूं। देसी लहसुन के जवे 4, जिसको तुरियां कहते हैं, सही। अदरक 1 ग्राम, सफेद जीरा 1/4 टीस्पून, काला नमक हस्बे जायका। अब इसके बाद हमारे पास 2 चीजें और इसमें डालनी हैं। इस पूरी चीजें जो हैं इसके साथ हमने कम से कम 10 ग्राम मोरिंगा के पत्ते इसमें ऐड कर लें। अब मोरिंगा के पत्तों की जो क्वालिटीज है, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी अर्ज करूंगा। लेकिन इस चटनी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने मोरिंगा डाल दिया, दूसरे विटामिन सी इसमें ऐड करना है। विटामिन सी ऐड आप कैसे करेंगे? या लीमू डालिए, या इमली डालिए, या कैरी डालिए, या आलू बुखारा डालिए। ये डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट किस चीज का पसंद है। कम खट्टा पसंद है तो आलू बुखारा डाल दीजिए, तेज खट्टा पसंद है तो लीमू डाल दीजिए। हर सूरत में आपको विटामिन सी मिलेगा। अगर ये चटनी एक शख्स रोजाना दोपहर और रात खाने के साथ इस्तेमाल कर ले तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगी। अगर कोई शख्स इसको वेरी करना चाहे कि दोपहर में वो रोटी से खा ले, शाम में बाकी बची हुई जो है वो थोड़े से दही में मिला करके चटनी बना के रायते के तौर पर खा ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रेमेडी उसके पास आ जाएगी जो इम्यूनिटी पावर को बेहतर कर सकती है। चलिए, ये तो हो गया। अब जरा ये बताइए कि ये खूबसूरती को जो ना प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? चटनी को चटनी को नहीं, सुहांजने को चटनी में खा लूंगी। मुझे बताएं, स्किन अच्छी हो जाए, अच्छे से अच्छी हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें इसका? सुहांजने को प्रिजर्व करने के लिए एक मर्तबा नेचुरली ड्राई कर लेने के बाद वो 3 साल तक उसमें फंगस नहीं लगता, बशर्ते कि आपने उसे ड्राई बेहतर किया है। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो यूरोप और अमेरिका का स्टैंडर्ड है, वही आपको मोरिंगा पाकिस्तान में बेतहाशा अवेलेबल है और वहां पर आसानी के साथ मिलता है। और 3 साल तक उसके कोई खराबी का चांस नहीं है। उसके इतने स्टैंडर्ड तमाम WHO ने स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं और वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं। सही, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया सर। वक्त कम था वरना हम इससे मुतालिक और भी आपसे करते। मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप शो में आए थे तो आपने मैं तरीका बड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया था, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इसको कैसे ड्राई करना है, कैसे इसको ध्यान से जमाना समझना समझाना दोनों मुश्किल काम है। चलिए जी, एक काम बड़ा आसान है और वो है आपको ये काम तो आसान है, करना मुश्किल है। आसान ये है कि प्लीज एहतियात कीजिए, मुश्किल है कि आप लोग एहतियात नहीं करते। दैट इज द रीजन कि मैं रोजाना ये बात करनी पड़ती है। एहतियात जो कर रहे हैं वी अप्रिशिएट दैट, जो नहीं कर रहे प्लीज एहतियात कीजिए। बाहर निकले तो बहुत एहतियात के साथ रखिए अपना ख्याल। होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए नहीं ना, अल्लाह हाफिज। नहीं, मुझे एक और मौजू की बात करनी है। एक और मौजू की बात करनी है, अल्लाह हाफिज नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत फरमाबरदार रहेंगे जनाब। अब हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जो न सिर्फ अमेरिका में तालीमी मैदान में कामयाबियां समेट रही हैं, बल्कि वहाँ रहकर सिंध के दही इलाकों में तालीम के फ़रोग़ और ख़वातीन के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए भी भरपूर अज़्म के साथ में काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली वर्षा थिब्बो की।
इन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और कोरोना के दौरान घर बैठे न सिर्फ कॉन्वोकेशन में शिरकत कर ली बल्कि 400 दीगर स्टूडेंट्स के साथ डिग्री लेकर ग्रेजुएशन का जश्न भी मनाया। ये तो मुनफरद सेलिब्रेशन होगी इंडिविजुअल, लेकिन आप टुगेदर भी हैं। वाओ। तो कोरोना से बचाव और अमेरिका के मौजूदा हालात समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वर्षा थेबो ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम कहेंगे कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन। ये बताएगा कि ज़ाहिर है आप तो खुश हैं, बट आपसे जुड़ा हर रिश्ता भी खुश होता है, स्पेशली पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं, आपने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन में शिरकत की, हाउ डिफरेंट वाज दैट, कितना दिलचस्प था ये? अच्छा चलिए वर्षा, ये भी बताइएगा कि अब तक का सफ़र वो कैसा रहा? ज़ाहिर है आप अमेरिका तक पहुंचना ये भी इतना आसान नहीं होता, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा सर, अच्छा वर्षा, ये बताइएगा कि अब तक का सफ़र ये कैसा रहा? ज़ाहिर है अमेरिका तक पहुंचना ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है, किसी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा चलिए ना, ये भी बताइए ना हमें साथ के साथ हॉस्टल में वक्त कैसे गुजारती हैं? पाकिस्तानी खाने वगैरह बना लेती हैं? अच्छा, पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को देही इलाकों से मुताल्लिक़ क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? चूँकि नया दिन का प्लेटफॉर्म है और आपकी बात सुनी जा रही है, तो प्लीज़ कहिए। वर्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और वाकई पैगाम भी आपने बड़ा मस्बत दिया। एनीवेज, अब हो गया है आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहने का वक्त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगर बाहर जाएं। यस, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोरोना के ये हालात भी टल जाएंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, बाहर जाइए ज़रूर एहतियात के साथ। होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।